अध्याय 3371 किन शियू से लड़ाई। किन शियू के जलते लाल आकाश में जाने से पहले हान सेन और वान एर के शरीर पूरी तरह से मिलकर एक नए व्यक्ति बन चुके थे। उनके दोनों शरीरों के मिलन की प्रक्रिया दर्दनाक लग रही थी। ऐसा होते ही उन्होंने अपने सिर उठाए और दहाड़े। उनके शरीरों से भयानक शक्तियां निकली जिससे अचानक अंतरिक्ष फट गया। वे स्वयं अंतरिक्ष में चले गए और गायब हो गए। वे कहाँ गए? किन शियू ने दुखी नजरों से स्काई किंग की तरफ देखा। वो बहुत उदास था। आकाश राजा का दिल धड़क उठा। आत्मा दर्पण में अजीबोगरीब बदलाव दिखने लगे। वे अब जलते हुए लाल आकाश में नहीं थे, वे दरअसल किसी और आकाश में थे। आखिरकार उसने हान सेन को देखा, जो अभी अभी उस औरत के साथ मिला था। उसका शरीर अंतरिक्ष से बाहर निकल आया और कई आसमानों में उड़ने लगा। वो 33 आसमानों में दौड़ रहा था। 33 आसमानों को अलग करने वाली दीवारें अब मानो खत्म हो गई थीं। वे उस डरावने शरीर के प्रवेश को रोकने में असमर्थ थीं। पल भर में हान सेन और वान का संयुक्त शरीर 33वें आसमान की जीनो टैबलेट के सामने आ गया। उसने अपने शरीर का इस्तेमाल करके 33वें आसमान को पार किया। 33वें आसमान का नेता भी ऐसा नहीं कर सकता था। किन शियू जीनो टैबलेट के सामने था। उसने उस पारदर्शी शरीर को देखा जो अंतरिक्ष को चीरता हुआ वहां पहुंच रहा था। वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उन दोनों आत्माओं में से कौन सी वानर की है। किन शियू के सामने एक पारदर्शी शरीर आया। वो प्रकट हुआ और तेजी से गायब हो गया। वो टिमटिमाती हुई रोशनी जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बुझ जाएगा, फिर भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वान एर, कृपया मुझसे बात करो। तुम्हें ये सब सहते देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। किन शियू ने शव को देखा और पूछा, वान एर, ओह वान एर, क्या तुम अभी भी वहां हो? मैं पारदर्शी शरीर दर्द से जूझता हुआ सा लग रहा था। उसने अपने बाल पकड़े और दहाड़ा। वो पागल हो रहा था। उसने अपनी मुट्ठी आसमान में उठाए। हवा में एक पारदर्शी शक्ति का विस्फोट हुआ। यह एक अदृश्य प्रघात तरंग में बदल गई और हर जगह फैल गई। ये सब कुछ नष्ट कर रही थी, यहां तक कि जीवन आत्माओं को भी। स्काई किंग सबसे पहले इस शक्ति से प्रभावित हुआ। उसकी लगभग 100% विश्व विनाशक क्षमता के बावजूद वह भी उस शक्ति का सामना नहीं कर पा रहा था। उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया था। वह अपनी आत्मा के साथ ही गायब होने वाला था। धमाका! किन शियू दूर हट गया। काले क्रिस्टल कवच ने उसे तेजी से पहना दिया और वह आकाश राजा के सामने प्रकट हुआ। एक हाथ आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों से एक अदृश्य दीवार निकलकर आघात तरंग को रोक रही हो। हान सेन की इच्छा शक्ति संयुक्त शरीर को नियंत्रित करने लगी। उसने किन शियू को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़कर एक मुक्का मारा। एक अदृश्य शक्ति किन शियू के सामने प्रकट हुई। मुट्ठी ने किन शियू के काले क्रिस्टल कवच पर वार किया, जिससे उसका शरीर फिसल गया। किन शियू का चेहरा बदल गया। जब से उसने काले क्रिस्टल कवच को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया था, उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि किसी हानिकारक शक्ति का उसे छूना कैसा होता है। हान सेन और वान एर की संयुक्त शक्ति ने उसे चौंका दिया। इससे पहले कि किन शियू कुछ कर पाता, हान सेन ने हाथ हिलाया और हमला कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर विस्फोटक शक्ति से भर गया हो, मानो एक ही मुक्का आसमान और धरती को चीरने के लिए काफी था। किन शियू ठिठक गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर हान सेन का हाथ रोक दिया। हान सेन का शरीर किसी कत्ल मशीन जैसा था। उसने किन शियू की तरफ देखा और एक अजीबोगरीब तूफान जैसा हमला किया। उसके शरीर का लगभग हर अंग, उसकी उंगली, हाथ, मुट्ठी, कोहनी और घुटने समेत अविश्वसनीय नुकसान पहुंचा सकता था। इनमें से कोई भी हमला किसी भी औसत गॉड स्पिरिट अभिजात वर्ग को नष्ट कर सकता था, लेकिन फिर भी किन कसियों के हाथों से इन हमलों को रोका जा सकता था। उसके हाथ एक दीवार की तरह थे जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। हान सेन के हमले चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे उसे पीछे धकेलने में नाकाफी थे। हालांकि किन शियू सिर्फ बचाव कर सकता था, हमला नहीं कर सकता था। फिर भी इससे उसे हान सेन पर नजर रखने का मौका मिल गया। चूंकि उसका शरीर पूरी तरह से हान सेन का नहीं था, क्योंकि वान एर अभी भी कहीं अंदर था, इसलिए किन शियू हमला नहीं करना चाहता था। दूसरी ओर हान सेन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसकी शारीरिक शक्ति फट रही है। वह एक ज्वालामुखी की तरह था जो किसी भी क्षण फट सकता था। अगर उसने अपनी वर्तमान शक्ति को बाहर नहीं निकाला तो उसे लग रहा था कि वह फट जाएगा। साथ ही उसे ऐसा लगने लगा था जैसे कोई शक्ति उसे प्रोत्साहित कर रही हो। वो सचमुच काले क्रिस्टल के कवच को तोड़ना चाहता था। यह आग की ओर खींचे हुए पतंगे जैसा था। किन शियू हान सेन के हमलों को रोकता रहा और ठंडे स्वर में बोला, हान सेन, वान एर के शरीर को अकेला छोड़ दो।
और मैं तुम्हें जीने की अनुमति दूंगा। हान सेन ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर से निकल रही शक्ति उसके अपने शरीर को पिघलाने के लिए काफी है। उसे आगे बढ़ना था, उसे लड़ते रहना था ताकि वो शक्ति को मुक्त कर सके और अपने शरीर को बेहतर महसूस करा सके। वेदना। उसने किन शियू के हाथ पर एक और मुक्का मारा। इस बार शक्ति ने किन शियू को आधा कदम पीछे धकेल दिया। काले क्रिस्टल कवच पर एक भंवर बन गया। किन शियू ने भौहें चढ़ाईं। हान सेन और वान एर की संयुक्त शक्ति पहले से ही उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। जब हान सेन ने फिर हमला किया तो किन शियू हिल गया। उसने हान सेन की मुट्ठी को चकमा दिया और उसके पीछे आ गया। उसने अपनी बाहों से हान सेन की गर्दन पकड़ ली। उसने एक भयानक शक्ति का इस्तेमाल करके हान सेन के शरीर को गतिहीन कर दिया। उसका दुश्मन हिल भी नहीं पा रहा था। किन शियू हान सेन के पीछे खड़ी थी और उससे ठंडे स्वर में बात कर रही थी। मैं मांग करती हूँ कि तुम अभी वान एर का शरीर छोड़ दो। यह आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सच में, हान सेन का शरीर चमक उठा। वो उस जगह से गायब हो गया जिससे किन शियू की शक्ति दूर जा गिरी। जब हान सेन का शरीर फिर से प्रकट हुआ तो वो किन शियू के सिर के ऊपर था। उसके पैर मानो नीचे वार कर रहे हों। किन शियू ने हान सेन के प्रहार को रोकने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। एक डरावनी शक्ति ने अंतरिक्ष में एक भंवर पैदा कर दिया। विनाश से ब्रह्मांड के सभी कोगवील टूट गए। हान सेन का शरीर टिमटिमाता रहा। जब वो गायब हुआ तो किन शियू की शक्ति उस पर और ज्यादा असर नहीं कर सकी। दोनों पागलों की तरह लड़ पड़े। 33 आसमान हिलते रहे। जीनो टैबलेट के अलावा कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं था जो उनके हमलों का सामना कर सके। हान सेन जानता था कि किन शियू की शक्ति डरावनी है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना भयानक होगा। उसने और वान एर ने मिलकर ऐसा किया था। जो शक्ति विस्फोटित हुई वो उसकी शक्ति से कहीं ज्यादा थी। फिर भी किन शियू उससे निपटने में सहज लग रहा था। हान सेन ने यह भी सोचा कि यदि वान एर के कल्याण के बारे में किन शियू का डर न होता तो उसकी स्थिति बहुत खराब होती। वास्तव में हान सेन को यह नहीं पता था कि किन शियू वास्तव में उससे अधिक सदमे में था। किन शियू शक्तिशाली था, लेकिन उसके शक्तिशाली होने का कारण उसका काला क्रिस्टल कवच था। हान सेन और वान एर का संयुक्त शरीर सिर्फ शुद्ध शारीरिक शक्ति था और अब वो उससे लड़ रहा था। किन कसियू समझ गया कि जब वह अपनी सबसे मजबूत अवस्था में था तो वह ऐसा नहीं हो सकता था। इस तरह की शारीरिक शक्ति शरीर का उपयोग करके पहला कदम उठाने में सक्षम है। किन शियू की आंखें ठंडी लग रही थीं। अगर वो शक्ति वानर की होती तो किन शिया उसे छोड़ने को तैयार था। वो किन वानर की मदद के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अब आधी शक्ति हान सेन की थी, जिसने शरीर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जब किन शियू ने यह सोचा तो उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। किन शियू का शरीर भूत जैसा था। हान सेन के हमले बिजली जैसे थे। उन्होंने चारों ओर तूफान मचा दिया। फिर भी क्रोध किन शियू को हिला नहीं पाया। चूंकि वो काले कवच से लिपटा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे वो हान सेन के हमलों को कम कर रहा था और उन्हें पूरी तरह से निरर्थक बना रहा था। हालांकि हान सेन ने अपने अजीब शरीर को पूरी ताकत से हिलाया, फिर भी उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। वो अभी भी किन शियू को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। किन शियू की आंखें जमी हुई लग रही थीं। काला क्रिस्टल कवच छोटा पड़ गया। उसके हाथ आसमान की ओर उठे हुए थे। उसकी मुट्ठी में लिपटा काला क्रिस्टल कवच एक काला प्रभामंडल बनाने लगा। वेदना। हान सेन शून्य से बाहर निकला। उसकी छाती पर मुक्का मारा गया। उस मौके से हान सेन लड़खड़ाकर पीछे हट गया, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। उस मौके की जोर से किन शियू की मुट्ठी में बंधा काला क्रिस्टल कवच सचमुच टूट गया। ऐसा लगा जैसे उसने एक नया जीवन अपना लिया हो। वो कई काले क्रिस्टल के टुकड़ों में बदल रहा था। वे हान सेन पर इस इरादे से झपटे कि उसमें छेद कर दे। अचानक हान सेन का शरीर काले क्रिस्टल के टुकड़ों से लिपट गया। हान सेन भागकर काले क्रिस्टल कवच की बंधन तकनीक से बचना चाहता था। परछाई होने के बावजूद उसका शरीर काले क्रिस्टल कवच के जाल से बच नहीं पा रहा था। किन शियू ने जेल के कवच को देखा और हान सेन से कहा, यह बेकार है। ये जीनो कवच एक जीनो प्रोटोटाइप द्वारा बनाया गया था। पूरी दुनिया के जीन संदेश इसमें समाहित है। पूरी दुनिया की शक्ति इसमें समाहित है। इस दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इसे खतरा साबित कर सके। हान सेन को अपनी बात पर यकीन नहीं हुआ। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश करता रहा। उसकी सारी ताकत लगाने के बावजूद काले क्रिस्टल कवच पर कोई असर नहीं हुआ। वो शक्ति जो आकाश और धरती को नष्ट कर सकती थी, काले क्रिस्टल कवच के लिए समुद्र में एक लहर मात्र थी।
यह वही काला क्रिस्टल कवच था, लेकिन हान सेन को ऐसा नहीं लगा कि यह वही काला क्रिस्टल कवच है जो उसके पास हुआ करता था। हान सेन, ओह हान सेन, तुम हमेशा परेशान रहते हो, है ना? लेकिन क्या मैं हमेशा दयालु नहीं हूं? किन शियू ने ठंडे स्वर में कहा। मैं तुम्हें एक बार फिर यह प्रस्ताव दूंगा, और मैं तुम्हें इसे स्वीकार करने की सलाह दूंगा। ये तुम्हारे हक से कहीं ज्यादा है। तुम वानर के साथ अपने अजीब रिश्ते से खुद को अलग क्यों नहीं कर लेते और उसके शरीर को आजाद क्यों नहीं कर देते? ऐसा करो, और मैं तुम्हें जीने की इजाजत दे सकता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम नहीं जानते। मैंने कभी दूसरों की दया से मिले जीवन को स्वीकार नहीं किया। मैंने न कभी किया है, न कभी करूंगा। हान सेन की शक्ति लगातार फूटती जा रही थी। उसकी शक्ति और भी मजबूत होती जा रही थी। उसे लपेटे हुए काले क्रिस्टल का कवच और भी बड़ा होता जा रहा था, लेकिन वो उससे कभी नहीं गिरा। किन शियू ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि जीनो प्रोटोटाइप ही दुनिया का मूल है। इस दुनिया में जो भी शक्ति है, चाहे तुम्हारी शक्ति कितनी भी बदल जाए, वो इसी से आती है। तुम इस शक्ति पर विजय नहीं पा सकते। केवल दो ही शक्तियां हैं जो इसे प्रभावित कर सकती है। एक शक्ति ब्रह्मांड को पुनः आरंभ करने में सक्षम बनाती है, जो केवल एक पुनः आरंभ श्रेणी की ईश्वर आत्मा ही कर सकती है। भले ही तुम्हारी विश्व विराम दर 100% तक पहुंच जाए, तुम पुनः आरंभ श्रेणी की ईश्वर आत्मा बनकर ब्रह्मांड को पुनः आरंभ नहीं कर सकते। भले ही ब्रह्मांड पुनः आरंभ हो जाए, तुम जीनो प्रोटोटाइप को नहीं तोड़ सकते। इसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया से परे है। ये दुनिया से भी बड़ी है। जीनो प्रोटोटाइप को तोड़ने के लिए तुम्हें उससे भी बड़ी किसी चीज की आवश्यकता है। यह अफसोस की बात है कि किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है। हान सेन कुछ नहीं बोला। वो बस अपनी शक्तियों को बेतहाशा विस्फोटित करना चाहता था। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में कई शक्तिशाली शक्तियां उमड़ रही हैं। किसी कारण से वो उन्हें व्यक्त नहीं कर पा रहा था। किन शियू ने देखा कि हान सेन बोलने से इनकार कर रहा है, तो वह उसे घूरने लगा। उसने बोलना बंद कर दिया। उसने हान सेन के सिर पर हाथ रखा, जिससे काले क्रिस्टल कवच में एक काली और अजीब सी रोशनी फैल गई। किन शियू ने हान सेन की आंखों में देखा और हर शब्द सख्ती से बोला, वानर का शरीर छोड़ दो। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। केवल हान सेन की शक्ति ही उसे जवाब दे रही थी। उसका काला क्रिस्टल कवच फूल गया था। उससे वाला जैसी आवाज आ रही थी। फिर भी उसने उसके शरीर को कैद कर रखा था। किन शियू कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें अजीब लग रही थी। काले क्रिस्टल कवच में एक अजीब पदार्थ की चेन लाइट थी। इससे हान सेन को लपेटे हुए काले क्रिस्टल कवच में टिमटिमाहट होने लगी। हान सेन को लपेटे हुए काले क्रिस्टल का कवच छोटा पड़ गया। उसने हान सेन के शरीर को जकड़ लिया। हान सेन को ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत सुइयां उसकी नसों में गहराई तक चुभ रही हों, मानो ये सारी सुइयां उसके अंदर से पदार्थों को बेतहाशा चूस रही हों। तुम्हारे पास जीनो प्रोटोटाइप कवच हुआ करता था, किन शियू ने ठंडे स्वर में कहा। यह बहुत अफसोस की बात है कि तुम कभी इसके स्वामी नहीं बन पाए। तुम इसकी असली ताकत कभी नहीं जान पाओगे। चलो, मैं तुम्हें अभी इसकी ताकत दिखाता हूं। हान सेन आखिरकार बोला, ये जीनो प्रोटोटाइप कवच चाहे कितना भी शानदार क्यों न हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम इतनी जोर से कैसे बोल सकते हो? किन शियू ठंडी हंसी। लगता है तुम्हें पहले से ही पता है कि यह जीनो प्रोटोटाइप कवच कहां से आया है। हाँ, ये जीनो प्रोटोटाइप कवच गॉड कैओस पार्टी के पुराने नेता का था। ये पूरे ब्रह्मांड में अब तक का सबसे महान कवच है। इस कवच के साथ गॉड कैओस पार्टी का नेता जीनो हॉल से लड़ने में सक्षम था। यह उसे जीनो हॉल के ऊपर भी ले जा सकता था। हान सेन ने कहा, गॉड कैओस पार्टी लीडर जीनो टैबलेट पर निर्भर था। लगता है कि आप जो जानते हैं वह काफी सीमित है, किन शियू ने कहा। जीनो टैबलेट एक ऐसी वस्तु है जिसे जीनो हॉल की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है। ये शक्तिशाली है, लेकिन इसे कभी भी एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया गया था। यह मुख्य और विपरीत ब्रह्मांडों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण था। ये शक्ति का प्रतीक है। मैं समझ गया। हान सेन को लगा कि उसके शरीर की शक्ति काले क्रिस्टल कवच ने छीन ली है। इस तरह की कार्रवाई से उसकी शक्ति वास्तव में कम नहीं हुई। इससे उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर कितना शक्तिशाली है। शक्ति के चूस लिए जाने के बाद उसके शरीर के अंदर की शक्ति विशाल हो गई। वो एक अंतहीन सागर की तरह थी। किन शियू का काले क्रिस्टल कवच वाला शरीर एक रहस्यमयी मंत्र की रोशनी से टिमटिमा रहा था। मंत्र अनगिनत कोडों की तरह टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा था। किन शियू की आंखें बहुत दुष्ट लग रही थीं। वो हान सेन का जीन संदेश चुराकर उसके शरीर से निकाल देना चाहता था। इस तरह सिर्फ वान एर ही बचेगा।
ये काले क्रिस्टल कवच की अनोखी शक्ति थी। काले क्रिस्टल कवच के अलावा कोई और शक्ति नहीं थी जो जीवों के जीन संदेशों का विश्लेषण कर सके। केवल काला क्रिस्टल कवच ही ऐसा कर सकता था। किन शियू द्वारा हान सेन के जीन संदेश प्राप्त करने के बाद काले क्रिस्टल कवच की शक्ति की गणना जारी रही। ये रुकी नहीं। ये कैसे संभव है? किन शियू हैरान रह गया। जीनो प्रोटोटाइप कवच ब्रह्मांड का जीन आधार था। यहां तक कि आत्माओं के जीन भी इसमें मौजूद थे। यह न केवल किसी प्राणी के जीन संदेश का विश्लेषण कर सकता था, बल्कि किसी प्रजाति के संपूर्ण विकास को भी देख सकता था। अब जीनो प्रोटोटाइप कवच अभी भी पागलपन से विश्लेषण कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हान सेन के पास बहुत सारे शारीरिक संदेश थे। यह ओवरलोड होने वाला था। वे अभी भी चीजों का विश्लेषण नहीं कर पा रहे थे। किन शियू की भौहें तन गईं। उसका चेहरा उदास लग रहा था। ऐसा करते ही उसे अपनी आत्मा के बीच कुछ हिलता डुलता और उछलता हुआ महसूस हुआ। कुल मिलाकर इससे किन शियू का चेहरा और भी ज्यादा अप्रिय हो गया। धिक्कार है। किन शियू के शरीर पर काला क्रिस्टल कवच बेतहाशा घूम रहा था। वह बेकाबू था। कच्चा। हान सेन के कवच पर हर जगह दरारें थीं। उनके भीतर एक जानी पहचानी शक्ति मौजूद थी। यह वही है। हान सेन समझ गया कि वह परिचित शक्ति क्या थी। यह वही उपस्थिति थी जिसका अनुभव उसने जीनो प्रोटोटाइप कवच पहनने पर किया था। जब वो इच्छाशक्ति हान सेन के काले क्रिस्टल कवच तक पहुंची, तो हान सेन को घेरे हुए काले क्रिस्टल कवच से एक अजीब सी शक्ति निकलती रही। यह ऐसी चीज में बदल गई जो हान सेन की मदद कर सकती थी। हान सेन इस बात से बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से ताकत जुटाई और अपने आगे चल रहे किन शियाओ पर एक मुक्का मारा। किन शियू ने प्रहार को स्वीकार कर लिया, जिससे उसका शरीर हवा में उड़कर अंतरिक्ष में चला गया। उसका शरीर 400 मील पीछे की ओर उड़ गया और फिर नीचे की ओर उतरने लगा। किन शियू स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास भरी नजरों से हान सेन को देखा, बल्कि वो असल में हान सेन को देख ही नहीं रहा था। वह हान सेन द्वारा पहने गए काले क्रिस्टल कवच को देख रहा था। कैओस, क्या तुमने उसके लिए जीनो प्रोटोटाइप से मुझसे लड़ना छोड़ दिया? किन शियू हैरान रह गया और उसने सारी हरकतें बंद कर दी। वह पागल सा लगने लगा। उसने हान सेन और काले क्रिस्टल कवच को घूरा। हान सेन का काला क्रिस्टल कवच अलग हो गया। उसके गिरने के बाद वो फिर से अपनी जगह पर आ गया। उसने खुद को एक अशरीरी काले क्रिस्टल कवच के रूप में फिर से बना लिया, जो एक महिला के लिए ज्यादा उपयुक्त लग रहा था। काला क्रिस्टल कवच अब वैसा ही था जैसा हान सेन को शुरू में पता था। बस फर्क इतना था कि अब कवच ज्यादा जीवंत लग रहा था। काले क्रिस्टल कवच वाली महिला ने किन शियू को देखा और कहा, ओह, तुम सबसे बुरे खलनायक हो जिनसे मुझे कभी निपटना पड़ा है। तुम्हारे कामों का कोई मतलब नहीं होता, और तुम बस उन जगहों पर जबरदस्ती घुस जाते हो जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए, और बेवकूफी की हदें बढ़ा देते हो। इतना कुछ करने के बाद अब तुम बस कराह रहे हो। तुम कराह क्यों रहे हो? क्या यही तो तुम चाहते नहीं थे? क्या तुम हमेशा से यही नहीं चाहते थे? और इस जगह पर जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ, खैर, अब तुम्हें मिल गया। उसके बाद काले क्रिस्टल कवच वाली महिला ने हान सेन की तरफ देखा और कहा, हान सेन, क्या तुम इसे देखोगे? हम फिर मिलेंगे? क्या आप गॉड कैओस पार्टी की नेता है? हालांकि हान सेन को उसकी पहचान पहले से ही पता थी, फिर भी उसने सवाल पूछा। मैं अराजकता हूं, उसने कहा। तुम्हें मेरी इच्छा है। तुमने मेरी आत्मा का अवशेष देखा है। तुम्हें मुझे पहले से ही जानना चाहिए था। हान सेन कुछ कहना चाहता था। उसके कुछ कहने से पहले ही कैओस ने कहा, अभी बात करने का समय नहीं है। तुम्हें और मुझे उसे अभी मार देना चाहिए। अगर हम अभी ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा मौका होगा। हान सेन के कुछ कहने से पहले ही किन शियू ने ठंडे स्वर में कहा, कैओस, तुमने जीनो प्रोटोटाइप पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी थोड़ी सी शक्ति से मुझे हरा सकते हो? मैं नहीं कर सकती, लेकिन साथ मिलकर हम कर सकते हैं, कैओस ने कहा। उसका शरीर हान सेन के पास गया। काले क्रिस्टल कवच ने हान सेन के शरीर को धंक दिया। जैसे ही काले क्रिस्टल कवच ने हान सेन को लपेटा, कैओस की आवाज हान सेन के दिमाग में गूंज उठी। मुझे अपना शरीर संभालने दो। इस शरीर में अविश्वसनीय शक्ति है। मेरी नियंत्रण शक्ति और इस शरीर के इस्तेमाल से हम किन शियू को मार सकते हैं, जिसके पास जीनो प्रोटोटाइप कवच है। इस तरह हम बाओ एर को उससे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ने देंगे। जरूर। तुम्हें मुझसे क्या करवाना है? हान सेन को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि बाओ एर की सुरक्षा के लिए कैओस को वो सब करने देना जरूरी है जो जरूरी है। बस अपने शरीर को छोड़ दो, मुझे ये सब नियंत्रित करने दो। कैओस की आवाज हान सेन के दिमाग में फिर गूंज उठी। हान सेन का शरीर बुरी तरह कांप उठा। ये काले क्रिस्टल कवच के साथ मिल गया।
काला कवच अचानक हान सेन के शरीर जैसा पारदर्शी लगने लगा, मानो कोई हीरा किसी दिव्य प्रकाश से चमक रहा हो। हान सेन को अपनी इच्छा शक्ति साफ महसूस हुई। वो अपने शरीर को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन उसका शरीर एक अलग इच्छा शक्ति से भी नियंत्रित हो रहा था। यह विशेष रूप से अद्भुत लग रहा था। यह एक वीडियो गेम खेलने जैसा था जिसमें एक किरदार को नियंत्रित करने के लिए 2 कंट्रोलर इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर भी यह उससे थोड़ा अलग था। हान सेन किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर रहा था, लेकिन वो शरीर की हर भावना को महसूस कर रहा था। किन शियू को अब लगने लगा था कि वो एक बड़ा खतरा बन गया है। वो बहुत गंभीर लग रहा था। काले क्रिस्टल कवच की शक्ति घूमने लगी और उसकी शक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई। आह, अराजकता, टूट टूट टूट, अराजकता। तुम मूर्ख मूर्ख लड़की हो। तुम शरारती शरारती लड़की हो। तुम हमेशा से ही साहसी रही हो, लेकिन मुझे डर है कि मैंने तुम्हें हमेशा तुम्हारी योग्यता से ज्यादा सम्मान दिया है। अगर तुम सोचती हो कि उस तुच्छ शरीर में मुझे और उस जीनो प्रोटोटाइप को हराने की क्षमता है जिसे पहनकर मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूं, तो तुम बहुत नासमझ हो। किन कसियो का शरीर और मजबूत हो गया। आसपास का स्थान उसकी शक्ति से प्रभावित हुआ और सब कुछ मुड़ने लगा। उसके चारों ओर अनगिनत विचित्र दृश्य थे जो मृग तृष्णा जैसा कुछ बना रहे थे। कैओस ने ठंडे स्वर में कहा, तुम तो भोले हो। मैंने जीनो प्रोटोटाइप कवच बनाया था। इसे मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि यह शरीर कितना डरावना है। तो क्या, भले ही तुम्हारा शरीर वाकई बहुत मजबूत हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो आखिरी चरण पार कर पाएगा? किन कसियो ने उसे तिरस्कार से देखा। सब कुछ मुमकिन है, कैओस ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वह आगे बढ़ी। उसके कदमों से ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उसके कदमों के पीछे चल रही हो। वो पारदर्शी शक्ति किन शियाओ की ओर जा रही थी। आपने जीनो प्रोटोटाइप कवच बनाया है, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान है जो इसकी शक्ति को चरम सीमा तक बढ़ा सकता है। वो इंसान मैं हूं। किन कसियो का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह न तो डगमगाया और न ही एक कदम पीछे हटा। उसके शरीर में एक अविश्वसनीय काली शक्ति उमड़ पड़ी। 33वें आकाश में दोनों शक्तियां टकरा गईं। पूरा 33वां आकाश एक आधी काली और आधी पारदर्शी विचित्र दुनिया में बदल गया। तुम सही कह रही हो, कैओस ने कहा। केवल तुम ही जीनो प्रोटोटाइप कवच की शक्ति को अधिकतम तक बढ़ा सकती हो, लेकिन यह अफसोस की बात है कि तुमने अभी तक वह हासिल नहीं किया है। तुम्हारे पास जीनो प्रोटोटाइप कवच तो है, लेकिन तुम्हारा शरीर अभी रिबूट क्लास का नहीं है। तुमने खुद वह आखिरी कदम नहीं उठाया है। इसलिए आज तुम सिर्फ मरोगी, तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। कच्चा, जब अराजकता आगे बढ़ी तो अर्धकाली दुनिया ढहने और टूटने लगी। कैओस किन शियू की ओर बढ़ता रहा। उसके हर कदम के साथ काली शक्ति काफी कम होती गई। किन शियू की शक्ति लगातार फटती रही, लेकिन वह कैओस को आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। ये कैसे मुमकिन है? क्या कोई ऐसा शरीर है जो ऐसे कदम उठा सकता है? किन शियाओं का चेहरा बदलने लगा, लेकिन अचानक वह फिर मुस्कुरा उठा। उसने मन ही मन कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ये वान एर है। किन शिया, मर जाओ। कैओस किन शिया को एक और मौका नहीं देने वाली थी। वह आगे बढ़ी। सारी अंधेरी शक्तियां ध्वस्त हो गईं। किन शिया के काले क्रिस्टल कवच में कई दरारें दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण ढह सकता है। कैओस की मुठियां किन शिया की खोपड़ी की ओर बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उस एक मौके पर टिकी हो। उसमें अविश्वसनीय शक्ति थी। किन शियू पूरी दुनिया की ताकत से दबा हुआ था, लेकिन उसका शरीर अभी भी बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसे जरा भी डर नहीं था। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। अराजकता, मुझे मारने वाली तुम नहीं हो। इस दुनिया में सिर्फ वानर ही मुझे मार सकती है। मैं उसका बहुत एहसानमंद हूं। बस अब मर जा। कैओस हिला तक नहीं। मुक्का अभी भी बेतहाशा उसकी तरफ बढ़ रहा था। बस जब कैओस का मुक्का किन शियू के सिर पर लगने ही वाला था, अचानक रुक गया। कैओस का शरीर कांपने लगा। ओह नहीं! हान सेन को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। यह वानर की मर्जी थी। यह शरीर सिर्फ हान सेन का नहीं था, यह वानर का भी था, जो किन शियू की छोटी बहन थी। इस लड़की ने किन शियू के लिए बहुत कुछ त्यागा था, इसलिए वह अपने शरीर को किन शियू की जान लेने नहीं देगी। वेदना, दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण हान सेन का शरीर गलने लगा। हान सेन, वान एर और कैओस 3 अलग अलग हिस्सों में बंट गए। वे सब अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। डरावनी शक्ति अचानक गायब हो गई। किन शियू ठंडा लग रहा था। काला क्रिस्टल कवच फिर से चालू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतान हान सेन के सामने उसके माथे पर निशाना साध रहा हो। हान सेन अभी भी अपनी शुद्ध आत्मा शरीर की अवस्था में था।
उसका दिल धड़क रहा था। वह ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ना चाहता था और प्रतिबंधों को कम करना चाहता था। दुर्भाग्य से काले क्रिस्टल कवच की शक्ति एक शुद्ध आत्मा शरीर को नियंत्रित कर सकती थी। पूरा अंतरिक्ष फंसा नहीं था। हान सेन का आत्मा शरीर बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो जानता था कि यह जीवन मरण का क्षण था। बिना किसी हिचकिचाहट के हान सेन ने अपने दांत पीस लिए और अपनी शुद्ध आत्मा की स्थिति से बाहर आ गया। उसका विदेशी जनित युद्ध शरीर शक्ति से बेतहाशा फट पड़ा। डोंगशुआन कवच ने उसके शरीर को ढंक लिया। जीन की कहानी ने दुनिया को तोड़ दिया और एक सफेद ज्वाला उत्पन्न की जिसने तेजी से उसके शरीर को घेर लिया। रक्त नाड़ी सूत्र उसके खून में उबल रहा था। जेटस्किन ने अपनी बर्फीली ठंडक छोड़ी। हान सेन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और किन शियू की उंगली पर एक मुक्का मारा। उंगली उसकी उंगली के सिरे पर लगी। इससे हान सेन डर गया। उसकी शक्ति अनियंत्रित होकर किन शियू पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ रही थी। किन शियू ने हान सेन को ठंडेपन से देखा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जीनो प्रोटोटाइप कवच पूरे ब्रह्मांड का उद्गम बिंदु है। तुम इसे चाहे जितना भी बदल लो, जब तक ये ब्रह्मांड के नियमों में है, तुम जीनो प्रोटोटाइप कवच से बंधे रहोगे। अगर मैं चाहता हूं कि तुम जीवित रहो, तो तुम जीवित रहोगे। अगर मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूं, तो तुम मरोगे। हालांकि किन शियू ने ऐसा कहा था, लेकिन उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। हान सेन ये सब अच्छी तरह जानता था। उसके पास एक जीनो प्रोटोटाइप कवच हुआ करता था। वो इस जीनो प्रोटोटाइप कवच का इस्तेमाल जीवों और जानवरों की आत्माओं को विकसित करने के लिए करता था। ऐसा करने में उसे कोई ऊर्जा भी खर्च नहीं करनी पड़ती थी। अब जब उसने इस बारे में और सोचा, तो उसे लगा कि अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही ब्रह्मांड के हर जीन संदेश को समेटने में सक्षम नहीं होती, तो वह ऐसा नहीं कर पाता। जब हान सेन इस विशाल शक्ति को देख रहा था, तो उसके लिए इससे निपटना बहुत कठिन था। अगर तुम इसे चूसना चाहते हो, तो मैं तुम्हें चूसने दूंगा। हान सेन पीछे नहीं हटा, बल्कि वह आगे बढ़ा। उसके लंबे बाल उड़ रहे थे। उसका पूरा युद्ध शरीर पागल हो गया। उसने अपनी शक्ति को अवशोषित कर लिया। किन शियाओ को दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था। काले क्रिस्टल कवच के मंत्र तैर रहे थे। हान सेन की ताकत चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह काले क्रिस्टल कवच में समाहित हो ही जाती। हान सेन जितना शक्तिशाली होता, काला क्रिस्टल कवच उतना ही शक्तिशाली होता जाता। काला क्रिस्टल कवच एक राक्षस की तरह था जो लगातार विकसित हो सकता था। उस पर पड़ने वाली कोई भी शक्ति पौष्टिक होती और उसे बड़ा बनाने का काम करती। हान सेन की शक्ति ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बस काले क्रिस्टल कवच को और मजबूत बना सका, जिससे किन शियू को मदद मिली। हालांकि यह सब एक छोटे से पल में हुआ। हान सेन को लगा जैसे उसका शरीर खाली हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे चूसकर सुखा दिया जाएगा। किन शियू ने कहा, तुम्हारे इस स्तर तक विकसित होने के लिए मुझे यह स्वीकार करना होगा कि तुम इतने बुरे नहीं हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तुमने अतीत में मेरे लिए वान एर की देखभाल की थी, मैं तुम्हें पुनर्जन्म की क्षमता प्रदान करूंगा। अगली बार खुद को मेरा दुश्मन मत बनाना। फिर उसने अपना दूसरा हाथ उठाया। वो मुट्ठी में बदल गया। उसने हान सेन के सिर पर निशाना साधा और उसे चलाया। नहीं! अचानक चीख सुनाई दी। एक व्यक्ति दौड़कर वहां पहुंचा और हान सेन को बचाया। वह वान अ था, जो हान सेन से बिछड़ गया था। वानर का शरीर बिल्कुल साफ दिख रहा था। वो फिर से काला पड़ने लगा था। साफ था कि चुड़ैल वानर की इच्छाशक्ति किन वानर की इच्छाशक्ति को दबा रही थी। वह हावी हो रही थी और मुख्य बन रही थी। भाई किन शियू, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज बड़े भाई को चोट मत पहुंचाइए। उसे जाने दीजिए। अगर आपको यह इतना पसंद नहीं है, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि मैं उसे फिर कभी न देखूं। वान एर हान सेन के सामने थी। वो विनती करती रही। वानर के गालों पर बहते आंसुओं को देखकर किन शियू ने अपनी मुट्ठी नीचे कर ली। वो अचानक थोड़ा नर्म सा दिखने लगा। उसने वानर के बालों पर हाथ फेरा और कहा, वानर, अगर तुम उसे इतना पसंद करती हो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। उसके बाद किन शियू ने हान सेन की मुट्ठी पर रखी उंगली वापस कर दी। उसने वान एर की कमर पकड़ ली। उसे अपने साथ लेकर भाग गया। भाई किन शियू, शुक्रिया। अब से मैं आपकी बात मानूंगी, वान एर ने कहा। वह हान सेन के पास वापस गई और चिल्लाई, जल्दी निकल जाओ और कभी वापस मत आना। किन शियू ने धीरे से वानर को अपने साथ खींचते हुए कहा, चलो वानर। जब वान एर पीछे मुड़ा, तो किन शियू के दूसरे हाथ से एक खामोश शक्ति निकली। उसने उसे इतनी देर से इकट्ठा किया था, लेकिन अचानक उसने हान सेन की ओर मुक्का मारा, जो अब हवा में था। हान सेन वान एर जितना भोला नहीं था। वह जानता था कि किन कसियू उसे यूं ही जाने नहीं देगा।
उसने देखा कि अनगिनत काले जादुओं से बनी प्रकाश की किरण चुपचाप उसकी ओर आ रही है। उसे दांत पीसना पड़ा और उस दुष्ट प्रकाश के स्वागत में बची हुई शक्ति को नष्ट करना पड़ा। वो मौन शक्ति हवा में फूट पड़ी। पूरा संसार मानो उस रहस्यमयी शक्ति से विचलित हो गया हो। वान एयर को किन शियू ने पकड़ रखा था, लेकिन वह हिल गई। उसे तैरती हुई शक्ति का एहसास नहीं हो रहा था। उसे अपने पीछे हो रही तबाही का एहसास नहीं था। किन शियू ने उसे जल्दी से 33वें आसमान से नीचे उतार लिया। कच्चा कच्चा हान सेन का डोंगशुआन कवच उस डरावनी शक्ति के दबाव में टूटने लगा था। उसकी मांसपेशियां और हड्डियां टूट रही थीं। उसका शक्तिशाली विदेशी शरीर उस भयानक हमले का सामना नहीं कर पा रहा था। अंतरिक्ष से एक काली रोशनी आई। ये कैओस का काला क्रिस्टल कवच था। इसने अचानक हान सेन के शरीर को एक अजीब सी शक्ति से ढक दिया, जिसने हान सेन के साथ मिलकर उस डरावनी शक्ति का मुकाबला किया। कैओस खुद एक आत्मा थी और उसने जीनो प्रोटोटाइप कवच त्याग दिया था। उसके पास ज्यादा शक्ति नहीं थी और हान सेन कमजोर था। अपनी दोनों शक्तियों के बावजूद वे भयानक हमलों को रोक नहीं पाए। हान सेन के शरीर की सारी हड्डियां कराह रही थी और रो रही थी। काला क्रिस्टल कवच और भी ज्यादा टूटने लगा। ऐसा लग रहा था मानो टूट ही जाएगा। मैं मरने वाला हूं। हान सेन को लगा जैसे उसका शरीर टूट गया हो। वो दहाड़ा और हमले से बचने के लिए अपने सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी का ब्रेक वॉल रूप धारण कर लिया। उसे अचानक अपने शरीर के अंदर एक शक्ति का एहसास हुआ। वो शक्ति बहुत अजीब थी। उसने अचानक सब कुछ उलट दिया। किन शियू का डरावना हमला अचानक एक सुंदर प्रकाश किरण में बदल गया। परम अंधा हान सेन को अपने अंदर किसी प्रकार की शक्ति का एहसास हुआ। अल्टीमेट एग काफी देर से हिला नहीं था। हान सेन को लगा कि उसने उसे पहले ही परिष्कृत कर लिया है। अब उसे एहसास हुआ कि अल्टीमेट एग अभी भी उसके शरीर में था। वो तेजी से घूम रहा था, एक अजीब सी शक्ति छोड़ रहा था। क्या वो चीज तुम्हारे अंदर है? तुम खुशकिस्मत हो। चलो अब भागते हैं। कैओस भी इस बात से हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने हान सेन को जल्दी से वहां से जाने को कहा। हान सेन ने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने कमजोर शरीर को खींचकर सुपर गॉड स्पिरिट मोड का इस्तेमाल किया, दुनिया को तोड़ दिया और 33 आसमानों को छोड़ दिया। उसके पास अल्टीमेट एग था। किन शिया ने भौहें चढ़ाईं। 33वें आसमान की ओर देखते हुए किन शिया की हालत ठीक नहीं लग रही थी। वान एयर को अपना हाथ पकड़े देखकर उसकी आंखों के कोने कांप उठे। उसने 33वें आसमान पर वापस जाने का इरादा छोड़ दिया। जीनो प्रोटोटाइप कवच अब मेरा है। मैं जब चाहूं उन्हें मार सकता हूं। वे कुछ दिन और जिंदा रह सकते हैं। किन शिया शांत दिख रहा था, लेकिन उसने फिर भी एक संदेश भेजा। जिन डरावने जीवों ने किन शियू की बात मानी, उन्हें किन शियू का संदेश मिला। वे आगे बढ़ गए। हान सेन को 33 आसमानों से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। बर्निंग रेड स्काई के नेता के रूप में अपनी पहचान का इस्तेमाल करके वो बर्निंग रेड स्काई में वापस लौट आया। पिताजी। बाओ एयर ने हान सेन को देखा और तुरंत उसके पास दौड़ा। बाओ एयर चलो। हान सेन ने बाओ एयर को उठाया और बर्निंग रेड स्काई से निकलने के लिए तैयार हो गया। उनके जाने से पहले बर्निंग रेड स्काई में कई अंतरिक्ष सुरंगें खुल गईं। वे ब्लैक होल जैसी दिख रही थीं। कई डरावने जीव ब्लैक होल से होकर आ रहे थे। हान सेन, हम फिर मिलेंगे। एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। हान सेन ने गॉड कैओस पार्टी के शूट शैडो को एक ब्लैक होल से निकलते देखा। उसके साथ गॉड कैओस पार्टी के कुछ बुजुर्ग भी थे। उनमें से एक रॉकी डी था, जिससे हान सेन पहले से ही काफी परिचित था। हान सेन ने शूट शैडो की मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया। उसने बाओ एयर को पकड़ लिया और बर्निंग रेड स्काई के नेता के रूप में अपनी पहचान का इस्तेमाल करके बर्निंग रेड स्काई से निकल गया। उसने जल्द ही एक डरावने जानवर की दहाड़ सुनी। पूरा बर्निंग रेड स्काई हिलने और कांपने लगा। अंतरिक्ष में सब कुछ गड़बड़ लग रहा था। हान सेन बर्निंग रेड स्काई छोड़ नहीं पा रहा था। एक ब्रेक वर्ल्ड जानवर, जो असली ड्रैगन जैसा दिखता था, अंतरिक्ष में एक ताना बाना से उस जगह में घुस आया। वो जहां भी जाता, अंतरिक्ष मुड़ जाता। उसका विशाल शरीर बर्निंग रेड स्काई में प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति ने बर्निंग रेड स्काई के पूरे अंतरिक्ष को प्रभावित किया, उसे और वहां मौजूद हर चीज को फंसा लिया। हान सेन, तुम्हें बस मर जाना चाहिए। तुम पूरी गॉड कैओस पार्टी को इतने सारे कुलीनों को भेजने के लिए प्रेरित कर पाए हो, इसलिए गर्व करो। तुम्हारी मृत्यु एक महान मृत्यु होगी। शूट शैडो ने गर्व के भाव से हान सेन को देखा। मैं शायद वो नहीं हूं जो मरेगा, हान सेन ने बाओ एयर को नीचे उतारते हुए कहा। अगर यह आप नहीं है, तो क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि यह मैं हूंगा? शूट शैडो ऐसे हंसा जैसे ये कोई मजाकिया मजाक हो। हाँ, ये तुम ही होगे।
शूट शैडो ने अभी बोलना ही समाप्त किया था कि उसे पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। शूट शैडो ने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि वह कौन है, तभी एक कागज का चाकू तेजी से नीचे आया। उसका सिर आसमान में उड़ गया और उसकी आंखें घूमने लगीं। उसके मृत चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। गॉड कैस्पार्टी के बाकी बुजुर्ग हैरान रह गए। उन्होंने रॉकी डी को शूट शैडो की हत्या करते देखा। श्रीमान, मुझे इसे संभालने दीजिए। हान सेन, आप मालिक को आगे ले जाए और पहले निकल जाए। रॉकी डी ने हान सेन के सामने झुकते हुए अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा। फिर वह मुड़ा और अपने कागज के चाकू से सभी जीवों का सामना किया। हान सेन जानता था कि रॉकी डी उसे प्रणाम नहीं कर रहा था। उसने जो काला क्रिस्टल कवच पहना था, वही ईश्वरीय अराजकता पार्टी के नेता को प्रणाम कर रहा था। वह जानता था कि रॉकी डी शायद मर जाएगा, लेकिन हान सेन कमजोर हालत में था। अगर वह रॉकी डी के साथ लड़ता भी, तो शायद उसके साथ ही मर जाता। हान सेन ने कुछ नहीं कहा। उसने बावा को उठाया और अपनी आखिरी ताकत लगाकर अंतरिक्ष को तोड़कर निकल गया। ब्रेक वर्ल्ड का डरावना जानवर, जो असली ड्रैगन जैसा दिख रहा था, दहाड़ा। वह हान सेन को निगलने की कोशिश कर रहा था। लगभग उसी समय ब्रेक वर्ल्ड के कई जानवर भी वहां पहुंचे। रॉकी डी की आंखें ठंडी लग रही थीं। उसके हाथ खुल गए। कागज बर्फ के टुकड़ों जैसा लग रहा था। उसकी 10 उंगलियां कैंची के जोड़े बन गईं। वे एक दूसरे को क्रॉस कर रही थीं। कागज बर्फीले तूफान जैसा लग रहा था क्योंकि उसने ढेर सारी आकृतियां बनाई। ये छायाएं कई डरावने जीवों में बदल गईं जो ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों से लड़ सकते थे। उन्होंने आगे बढ़ते हुए ज्यादातर ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों को रोक दिया। गॉड कैस्पार्टी के एक बुजुर्ग ने रॉकी डी से ठंडे स्वर में पूछा, रॉकी डी, नेता का दुश्मन बनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? रॉकी डी के होंठ बहुत ही तिरस्कारपूर्ण ढंग से टेढ़े थे। उसकी नज़र में गॉड कैस्पार्टी का सिर्फ एक ही नेता था, कैस। उसके बाद रॉकी डी ने अपना कागज का चाकू घुमाया और सीधे ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों की ओर बढ़ गया जो एक पागल ज्वार की तरह भाग रहे थे। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। गॉड कैस्पार्टी के बुजुर्ग ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ब्रेक वर्ल्ड के कई और जानवर रॉकी डी पर टूट पड़े। हान सेन ने दांत पीस लिए। उसने पीछे चल रही लड़ाई की तरफ नहीं देखा। हालांकि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर भी वह कल्पना कर सकता था कि वह कैसी दिख रही होगी। रास्ते से हट। हान सेन ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर असली ड्रैगन जैसे दिखने वाले ब्रेक वर्ल्ड जानवर पर एक मुक्का मारा। अपने सुपर स्पैन के कौशल से एक शक्तिशाली शक्ति ने ब्रेक वर्ल्ड जानवर के विशाल शरीर को तोड़ दिया। उसके मुक्के ने उस राक्षस को छेद दिया और उसकी छाती में एक बड़ा और खूनी छेद कर दिया। हान सेन ने उस प्रभाव गड्ढे का उपयोग ब्रेक वर्ल्ड जानवर के शरीर को काटने और 33 आसमान से बचने के लिए किया। स्काई किंग किन शियू की मदद कर रहा था, जो 33 आसमानों का बेटा था। 33 आसमान अब हान सेन के लिए सुरक्षित जगह नहीं थे। वह तभी बच सकता था जब वह 33 आसमानों से बाहर निकल जाता। इससे पहले कि हान सेन जलते हुए लाल आकाश से बाहर निकल पाता, एक शरीर ने अचानक उसका रास्ता रोक दिया। मैं गॉड कैस्पार्टी के 4 राजाओं में से एक हूं, इच्छी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। साया उसके सामने आ गया। समय मानो उस आदमी के सामने रुक गया। हान सेन ने चौंक कर देखा कि उसके आसपास कुछ भी न बदलने के बावजूद उसका शरीर हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास की सारी जगह जम गई हो। हान सेन के मन में अराजकता की आवाज गूंजने लगी। यह एक टाइम एलिमेंट ब्रेक वर्ल्ड प्राणी है। इसकी ब्रेक वर्ल्ड दर लगभग 100% है। केवल जीनो प्रोटोटाइप कवच का उपयोग करके ही आप ऐसा ब्रेक वर्ल्ड प्राणी बना सकते हैं। हान सेन उदास हो गया। उसकी सारी शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। उसके पास एक उच्च स्तरीय ब्रेक वर्ल्ड राक्षस से निपटने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी। समय मेरी सुई की तरह है, इची ने ठंडे स्वर में कहा। हजारों सालों का समय मेरी उंगलियों में बसा है। तुम्हारे अस्तित्व का समय मेरे हाथों से मिट जाएगा। तुम समय की नदी में विलीन हो जाओगे। उसने अपनी उंगलियां हिलाईं। हान सेन को लगा जैसे उसके आसपास का समय थमसा गया हो, मानो वह किसी ऐसी जगह गिर गया हो जहां समय आगे नहीं बढ़ता और सब कुछ स्थिर रहता है। अचानक हान सेन को लगा कि अंतरिक्ष फिर से जीवंत हो गया है। चीजें हिलने लगीं। क्या हो रहा है? हान सेन चौंक गया। उसने अचानक एक आवाज सुनी। क्या तुम समय के साथ खेलना चाहते हो? तुम तो अभी तक ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हो। मुझसे पहले कोई भी समय को नियंत्रित नहीं कर सकता। समय की नदी से एक लंबी परछाई प्रकट हुई। ये बहुत धीमा लग रहा था, लेकिन बहुत तेज था। समय
परछाई हान सेन के पास से गुजरी। वह जहां भी जाती, रुका हुआ समय अपनी सामान्य धारा में लौट आता। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ की नदी पिघल रही हो। हे भगवान! हान सेन ने गर्वीली परछाई की ओर देखा। वह चौंक गया। ये क्षणिक देवता धन के देवता मंदिर में नहीं था। ये क्षणिक देवता था जो 12 विनाश श्रेणी की देव आत्माओं में से एक था। हान सेन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्षणिक देवता अब प्रकट होंगे, मानो उसकी सहायता करने की इच्छा से। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक अंतहीन समय चक्र में फेंक दूं? उस पल गॉड ने न तो पीछे मुड़कर देखा और न ही हान सेन की तरफ देखा। शुक्रिया। हान सेन को समझ नहीं आया कि मोमेंट गॉड उसकी मदद के लिए क्यों आया था, लेकिन अभी बात करने का समय नहीं था। उसने बावा को उठाया और चला गया। रुको! इची की आंखें धुंधली पड़ गईं। वह हान सेन को रोकना चाहता था। जब वह आगे बढ़ा तो मोमेंट गॉड ने उसे रोक दिया। अभी मत मरो, मोमेंट गॉड ने कहा। मैं ही तुम्हें मारने वाला हूं। हान सेन आखिरकार जलते लाल आकाश से बच निकलने में कामयाब हो गया। 33 आसमानों के बाहर और भी जानवर आ रहे थे। वे पूरे अंतरिक्ष को लील रहे ज्वार की तरह थे। अचानक पूरा ब्रह्मांड बहुत चमक उठा। एक तेज रोशनी ने पूरे ब्रह्मांड को जगमगा दिया। उसके सबसे चमकीले हिस्से में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं प्रकाश में अंधकार की तलाश में हूं। पवित्रता के नीचे चीजें गंदी हो सकती हैं। शायद यही अंतिम समझौता है। प्रकाश के भीतर एक देवी प्रकट हुई। वह तारों के बीच एक पथ बना रही थी। प्रकाश देवी। हान सेन उनके अचानक प्रकट होने से चौंक गया। वह अभी भी क्षणिक देवता के उसकी मदद के लिए आने के आश्चर्य से स्तब्ध था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि प्रकाश देवी भी प्रकट होंगी। अब मेरे अद्भुत हास्य व्यंग्य को देखिए। मैं चाहती हूं कि आप मुझे अंधकार में देवी कहना शुरू कर दें। प्रकाशमयी देवी ने एक दुष्ट मुस्कान बिखेरी। वह चमक रही थी। अचानक जो कुछ भी उज्ज्वल था वह अंधकार में हो गया। पूरी दुनिया अंधकार में डूब गई। अंधेरे के बिना प्रकाश नहीं हो सकता। अगर आप प्रकाश का अनुसरण करेंगे तो आपको वहां ले जाया जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। जैसे ही उसने प्रकाश देवी की आवाज सुनी, हान सेन को एहसास हुआ कि उसके पास मार्गदर्शन के लिए एक आत्मिक प्रकाश है। उसने प्रकाश देवी की आवाज सुनी और प्रकाश की ओर चल पड़ा। पूरी दुनिया अंधेरी थी। ब्रेक वर्ल्ड के जानवर जो ज्वार जैसे दिखते थे, हान सेन को देख नहीं पा रहे थे। वे बिना सिर वाली मक्खियों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे थे। वे एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार थे। प्रकाश देवी, अपना खेल बचाओ। मेरे सामने तुम्हारा प्रकाश संसार बेकार है। कालेपन से एक कर्कश आवाज उभरी जिसने शून्य को रंग दिया। यह एक लाल किरण जैसी जीन वाली प्रजाति थी। इसका शरीर लाल रोशनी से घिरा हुआ था। ये जहां भी जाती सब कुछ लाल रंग में रंग जाता। ब्रेक वर्ल्ड के जानवर पहले अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पाते थे, लेकिन अब वे लाल रंग का कुछ देख पा रहे थे। यह कोई असली ग्राफिक तो नहीं था, लेकिन इससे उन्हें पता चल गया कि हान सेन कहाँ है। झटका, लहर। इससे पहले कि हान सेन कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, एक विशालकाय दिखने वाला मजबूत शरीर उसके पीछे आ खड़ा हुआ। एक ईश्वरीय आवाज नीचे आई जो अंतरिक्ष में धंस गई। पूरा अंतरिक्ष मानो सुनामी से हिल गया हो। ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों के समूह को मुक्का मारा गया। वे अंतरिक्ष में उड़ गए। अचानक पूरा क्षेत्र एक विशाल निर्वात क्षेत्र में बदल गया। पागल युद्ध देवता। हान सेन ने देव आत्मा की परछाई पहचान ली। यह 12 विनाश श्रेणी की देव आत्माओं में से एक थी जिन्हें पागल युद्ध देवता कहा जाता था। जाओ। पागल युद्ध देवता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका मजबूत शरीर एक बड़ी दीवार की तरह था जो आने वाले ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों को रोक रहा था। हर तरफ दहाड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शुक्रिया। हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि देव आत्माएं उसकी मदद करने का फैसला क्यों कर रही थीं, लेकिन अब समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं बचा था। उसने शुक्रिया अदा किया और उड़ गया। मैं तुम्हें अपनी हद पार करने की सलाह नहीं दूंगा। आज हम यहाँ जो कर रहे हैं उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इससे तुम्हें निराशा ही होगी। क्यों? एक बात तो यह है कि हम तुम्हें बचाने के लिए यहाँ नहीं हैं। एक ठंडी आवाज सुनाई दी। हान सेन के पीछे खाली भगवान प्रकट हुए। उनके हाथ में अंतरिक्ष में एक सुनहरा तीर था। अगर उसके पास सुनहरा तीर न होता तो हान सेन की रीढ़ की हड्डी टूट जाती। हान सेन ने सिर हिलाते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। उसने जगह बनाए और तब तक चलता रहा जब तक कि वह ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों की भीड़ से दूर नहीं हो गया। 33 आसमानों में अफरा तफरी मच गई। हान सेन 6 विनाश श्रेणी के मुख्य देवताओं को ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों के साथ युद्ध करते हुए देख सकता था। हान सेन के दिमाग में एक आवाज गूंजी।
जाओ, बाओ एर के शरीर में उसके पिता का खून है। जीनो हॉल का आधा खून भी बाओ एर को किन शिया के हाथों में पड़ने देगा। ऐसा करने से किन शिया जाग जाएगी और बाओ एर की असली पहचान समझ जाएगी। हमें बस यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम जाने के बाद कहाँ जा रहे हैं? हान सेन ने पूछा। किन शियू की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसे छिपने की कोई जगह नहीं सूझ रही थी। किन शियू उसे मार डालना चाहता था। अभयारण्य, कैस ने कहा। अभयारण्य में जाकर हम अपने लिए कुछ समय खरीद पाएंगे। किन शियू पहले से ही जीनो प्रोटोटाइप कवच के नियंत्रण में है, लेकिन उसका शरीर अभी तक रिबूट नहीं हुआ है। ऐसा होने से पहले उसके पास आखिरी कदम उठाने की शक्ति नहीं है। इस आखिरी चरण वाली बात का जिक्र कई बार हो चुका है, हान सेन ने कहा। अच्छा होगा अगर कोई मुझे ये समझाने के लिए समय निकाले कि यह क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरी चरण क्या है? अभी बात करने का समय नहीं है, कैस ने कहा। अभी तो हमें अभयारण्यों में जाना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि किन शियाओं को बाओ के बारे में पता चल जाए। हान सेन को बाओ एर को वापस अभयारण्यों में ले जाना पड़ा। दोनों ब्रह्मांड इतने लंबे समय से लड़ रहे थे, लेकिन अभयारण्यों में शांति पनप रही थी। वहां हवा थी, धूप थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। हान सेन ने गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और अलायंस में अपने घर लौट आया। वह नीचे बैठ गया और फिर कभी उठना नहीं चाहता था। उसने अपनी बहुत ज्यादा शक्ति खर्च कर दी थी। आखिरकार उसने गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। बाओ एर हान सेन के बगल में खड़ी थी। उसकी बड़ी आंखें उसके काले क्रिस्टल कवच को घूर रही थीं। कच्चा काला क्रिस्टल कवच टूट गया। वह हान सेन से अलग होकर एक महिला के कवच के आकार में फिर से स्थापित हो गया। उसने बाओ एर के सिर को छुआ। बाओ एर उलझन में थी, लेकिन उसने उससे परहेज नहीं किया। अराजकता, क्या हो रहा है? हान सेन हौंफते हुए फर्श पर बैठ गया। कैस ने कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैंने कुछ किया है। किन शियू जानता है और उसे ह्यूमन अल्फा कहा जाना चाहिए। किसी बात ने उसे सचमुच पागल कर दिया है। वह इतना पागल है कि वह सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि बाओ एर को भी मारना चाहेगा। हान सेन ने कैस को उलझन भरी नजरों से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैस ने ह्यूमन अल्फा के साथ ऐसा क्या किया कि उसे बार बार पुनर्जन्म लेना पड़ा, फिर भी उसकी बेटी को मारने की इच्छा बनी रही। लोगों के बच्चों को मारना किन शिया की दुष्टता की क्षमता से परे नहीं था। अगर यह पूरी तरह से जरूरी न होता तो किन शिया शायद ऐसा न करती। मुझे ऐसे मत देखो, ये सिर्फ मेरी गलती नहीं है। उस जमाने में बाओ एर के पिता कैस को लगा जैसे उसने एक छिपा हुआ राज उजागर कर दिया है। उसने बात बदलते हुए कहा, तुम्हें बस ये जानना है कि किन शिया बाओ एर को जाने नहीं देगी। तुम और वान एर मिलकर किन शिया को तब तक हरा सकते हो जब तक वह आखिरी चरण पूरा नहीं कर लेता, लेकिन वान एर का किन शिया से गहरा नाता है। उसका इस्तेमाल करके किन शिया को तोड़ना नामुमकिन सा लगता है। ऐसा होने से पहले किन शिया तुम्हें एक और मौका नहीं देगी। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है हमें आगे क्या करना चाहिए? हान सेन ने पूछा। ये पूरी तरह से बाओ एर पर निर्भर करता है। अब सिर्फ वही किन शियाओं को हरा सकती है। कैस ने प्यार से बाओ एर को देखा और फिर से उसके सिर पर हाथ फेरा। वह काफी उदास लग रही थी। तुम जिस मौके की बात कर रहे हो वह लौकी का बीज तो नहीं हो सकता न? हान सेन ने अजीब नजर से पूछा। कैस हंसा। वह लौकी का बीज नहीं था, वह सुपर जीन बीज था जिस पर मैंने और बाओ एर के पिता ने शोध किया था। वह आधा अधूरा ही था, वह कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन चिंता मत करो। बाओ एर में मेरे और उसके पिता के जीन हैं। अपने जीन के साथ सुपर जीन बीज बनाने की क्षमता उसी के पास है। ये बनाया जा सकता है बशर्ते हमारे पास पर्याप्त समय हो। जब किन शियू अंतिम चरण पूरा करेगा तो बाओ एर उससे लड़ सकती है। ऐसा करने के अलावा क्या कोई और रास्ता नहीं है? हान सेन नहीं चाहता था कि इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बाओ एर पर पड़े। कैस ने आह भरी। भले ही ऐसा करने का 10,000 में से एक ही मौका हो, मैं बाओ एर को अपनी जान जोखिम में डालने देने के बजाय खुद ही यह काम करना पसंद करूंगा। किन शियू खास है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ बाओ एर ही उसे हरा सकती है। उसके बाद कैस ने हान सेन की तरफ देखा। उसे उसकी इच्छा समझ आ गई। उसने सिर हिलाया। गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यही कह रही हूं। आखिरकार तुम्हें अब तक पता चल ही गया होगा कि किन शियू कितना डरावना है। तुमने जीन्स की कहानी का भी अभ्यास किया था। वह किन शियू का पहला जीवन था और उसे ह्यूमन अल्फा ने बनाया था।
क्या जीन्स की कहानी किन शियू ने रची थी? हान सेन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अविश्वास से कैस को देखा। उसके मुंह में तो एक अंडा भी दबा दिया जा सकता था। ह्यूमन अल्फा उस जमाने में बहुत घमंडी था। वो उस आखिरी कदम को पूरा करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए उसने द स्टोरी ऑफ जीन्स की रचना की। कैस हंसा और आगे बोला, यह अफसोस की बात है कि द स्टोरी ऑफ जीन्स सिर्फ एक सिद्धांत था। यह असल में हुआ ही नहीं। कोई भी इसे अमल में नहीं ला पाया, खुद ह्यूमन अल्फा भी नहीं। क्या जीनो प्रोटोटाइप के कवच की सहायता से मैं जीन्स की कहानी का अभ्यास नहीं कर पाया? हान सेन ने पूछा क्योंकि वह इसके बारे में उत्सुक था। कैस ने सिर हिलाया। जीन्स की कहानी में ब्रह्मांड के हर जीन की एक पंक्ति शामिल है। मेरे जीनो प्रोटोटाइप की शक्ति आपके शरीर की जरूरतों को जीन्स की कहानी का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त बनाने में सक्षम थी, लेकिन वह न्यूनतम संभव आवश्यकता थी। जीन्स की कहानी को अंतिम चरण में भी आपके अपने जीन की आवश्यकता होती है। ये सिर्फ आप पर लागू नहीं होता। यहां तक कि किन शियू, जिसके पास जीनो प्रोटोटाइप कवच है, वह भी ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, अब समय आ गया है। हमें जल्दी करना होगा और बाओ एयर को सुपर जीन बीज से मिलाने में मदद करनी होगी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। कैस ने हान सेन की छाती की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे शरीर में आधा सुपर जीन है, इसलिए यह बाओ एयर की मदद कर सकता है। क्या तुम्हारा मतलब अल्टीमेट एग है? हान सेन चौंक गया। अब उसे समझ आ गया कि कैस का क्या मतलब था। यह कोई अल्टीमेट एग नहीं है, कैस ने कहा। यह मेरे और बाओ एयर के पिता के जीन्स का परिणाम है। हमारे दोनों जीन्स मिलकर इस सुपर जीन के आधे अधूरे रूप को बनाते हैं, इस ज्ञान के साथ कि इसका इस्तेमाल ह्यूमन अल्फा को दबाने के लिए किया जा सकता है। उस जमाने में यह एक आधा अधूरा सुपर जीन था, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां थीं। इसे सुधारने का कोई कारगर तरीका नहीं था। बाओ एयर को अपना सुपर जीन बीज विकसित करने में मदद करने के लिए इसका इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। क्या तुम कह रहे हो कि यह अल्टीमेट एग ह्यूमन अल्फा को दबाने के लिए है? हान सेन ने पूछा। जहां तक मुझे पता है, यह अल्टीमेट एग वू वेई दाओ अल्फा का था। तुम जिस वू वेई दाओ अल्फा का जिक्र कर रहे हो, वह मानव अल्फा का परलोक है, कैस ने निश्चितता से कहा। यही वह जीवन था जिसमें परम अंडा मुक्त हुआ था। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है, तो वू वेई दाओ अल्फा के पुनर्जन्म के बाद किन शियू अस्तित्व में आया। हान सेन को पक्का पता था कि ह्यूमन अल्फा, वू वेई दाओ अल्फा और किन शियू एक ही व्यक्ति थे। यह अजीब बात थी कि किन शियू वू वेई दाओ अल्फा था, लेकिन किन साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो वू वेई दाओ महल का समर्थन नहीं करता था। कैस ज्यादा कुछ समझाने के मूड में नहीं थी। उसने बस बाओ एयर को सुपर जीन बीज का इस्तेमाल करना सिखाने की कोशिश की। वह लौकी की बेल थी। दरअसल सिर्फ बाओ एयर ही उस लौकी की बेल का इस्तेमाल कर सकती थी। जब उसके जीन लौकी की बेलों के साथ बड़े हुए, तो लौकी की बेलों ने बाओ एयर के जीन के विकास को तेज कर दिया। वे दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। कैस ने हान सेन को जल्दी ठीक होने में मदद की। फिर उसने उसे अल्टीमेट एग को नियंत्रित करने का तरीका सिखाया। उसने हान सेन को अल्टीमेट एग को नियंत्रित करने दिया। जब हान सेन अल्टीमेट एग को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया, तो वह अल्टीमेट एग का उपयोग बाओ एयर की शक्ति को रिचार्ज करने के लिए कर पाया। अल्टीमेट एग को नियंत्रित करना आसान नहीं था। हालांकि अल्टीमेट एग सुपर जीन बनाने का एक असफल परिणाम मात्र था, लेकिन इसकी शक्ति पहले से ही काफी करीब थी। हान सेन ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह इससे बस थोड़ा बहुत हुनर ही सीख पाया। हर दिन वह अल्टीमेट एग की शक्ति से बाओ एयर को धो डालता था, इस उम्मीद में कि बाओ एयर और लौकी तेजी से विकसित हो पाएंगे। 33 आसमानों में लड़ाई के बाद किन शियू फिर कभी नहीं दिखा। गॉड कैस पार्टी का गॉड स्पिरिट्स के साथ युद्ध अभी शुरू ही हुआ था, और 33 आसमानों को युद्ध क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। गॉड कैस पार्टी ब्रेक वर्ल्ड के कई जानवरों ने नेतृत्व की स्थिति के लिए गॉड स्पिरिट से लड़ाई लड़ी। 33 आकाशों में से 23 आकाशों का एक स्वामी था। उनमें से 1/3 पर गॉड कैस पार्टी का कब्जा था, जबकि गॉड स्पिरिट्स ने 1/3 पर कब्जा कर लिया। बाकी 1/3 पर दूसरे शक्तिशाली प्राणियों का कब्जा था। जीनो ब्रह्मांड और राज्यों का ब्रह्मांड दोनों ही अराजकता में थे। ब्रेक वर्ल्ड के जानवर हर जगह थे। कई कुलीन वर्ग बनाए गए थे। स्पेस गार्डन में यह बात खास तौर पर सच थी। कई इंसान, आत्माएं और जीव दुनिया को तोड़ने में कामयाब रहे। उस अस्त व्यस्त माहौल के बीच भी इंसान अपने स्पेस गार्डन घर में ढलने, उस पर विजय पाने और उस पर कब्जा बनाए रखने में कामयाब रहे। हान सेन स्पेस गार्डन में था। उसने एक ब्रेक वर्ल्ड जानवर को मार डाला और उसके पेट में ब्रेक वर्ल्ड जीन डाल दिया।
दुनिया के जीन +1 को तोड़ो। हान सेन के ब्रेक वर्ल्ड जीन की संख्या 97 या उसके आसपास पहुंच गई थी। हाल ही में ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों को मारकर ब्रेक वर्ल्ड जीन हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया था। एक ब्रेक वर्ल्ड जीन खाने से उसकी ब्रेक वर्ल्ड जीन संख्या में सिर्फ एक की ही बढ़ोतरी हो पाए। फिर भी ब्रेक वर्ल्ड के जानवर बहुत ज्यादा थे। हान सेन के ब्रेक वर्ल्ड जीन इस समय तक लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। हाल ही में किन शियू ज्यादा सक्रिय नहीं रहा था, इसलिए हान सेन ब्रेक वर्ल्ड के और जानवरों का शिकार करने के लिए जीनो ब्रह्मांड में जाने से पहले बाओ एर को रोज नहलाता था। हालांकि कैस का मानना था कि सिर्फ बाओ एर ही किन शियू से लड़ सकती है, हान सेन इस बात से सहमत नहीं था। अगर ऐसा हो सकता था तो वह नहीं चाहता था कि बाओ एर ही खतरे में पड़े। उसे एक ही बच्चे पर इतनी जिम्मेदारियां डालना सही नहीं लगा। जीन्स की कहानी जेड स्किन डोंगक सुआन सूत्र रक्त नाड़ी सूत्र। जब हान सेन आराम कर रहा था उसने इन सभी कौशलों के बारे में फिर से सोचा। जीनो प्रोटोटाइप कवच में एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से उत्पन्न होती है। सभी जीन रेखाएं इसमें मौजूद हैं। मेरी शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह ब्रह्मांड के आधार में कहीं से आती है। मैं जीनो प्रोटोटाइप के कवच को नहीं तोड़ पाऊंगा, तो मैं इसे कैसे तोड़ूं और उस शक्ति को कैसे प्राप्त करूं जो अस्तित्व से परे है, जैसा कि हम जानते हैं। हान सेन इस मुद्दे पर बहुत सोच रहा था। हान सेन जानता था कि ये आसान नहीं होगा। अल्टीमेट एग इतनी बड़ी शक्ति थी, लेकिन वो ऊपर उठने और नियमों से आगे बढ़ने में नाकाम रही। ये एक नाकामी थी। किन शियू बहुत ताकतवर था, फिर भी वह आखिरी कदम उठाने में नाकाम रहा। आखिरकार उसे जीनो प्रोटोटाइप कवच का इस्तेमाल करना पड़ा। बाओआ के पास गॉड कैस पार्टी लीडर और गॉड हॉल लीडर से अंतिम अच्छा जीन था, लेकिन अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए उसे अभी भी सुपर जीन बीज के साथ संयोजन करने की आवश्यकता थी। क्या इसका मतलब यह है कि उस आखिरी कदम को उठाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं है? हान सेन ने खुद से पूछा। जब मैं और वान एर एक साथ आए तो मुझे वह बाधा महसूस हुई। अब वान एर तो चला गया है, लेकिन मेरी शक्ति को शायद अगले चरण से गुजरना न पड़े। हान सेन आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। हालांकि कई लोगों ने उससे बताया था कि बाओ एर ही आखिरी चरण तक पहुंचने में सक्षम है, फिर भी वह हार नहीं मानना चाहता था। वह बाओ एर द्वारा समस्या के समाधान का इंतजार नहीं करना चाहता था। हान सेन सोच ही रहा था कि एक साया पास आ रहा था। वह जेनो हॉल का नेता ईश्वर था। भगवान ने हंसते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि तुम मुसीबत में हो। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। हान सेन जानता था कि मोमेंट गॉड और बाकी लोग संभवतः उसकी वजह से ही शामिल हुए थे। भगवान ने अपना सिर हिलाया। मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया, मैं तो बस अपनी जान बचा रहा हूं। अगर किन शियू ने बावा को मार दिया तो इस दुनिया में कोई भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। हान सेन ने भगवान की ओर देखा और पूछा, आप भी इसमें शामिल हैं? परमेश्वर ने गंभीरता से कहा, हाँ, मैं भी इसमें शामिल हूं। क्या किन शियू वाकई इतना ताकतवर है? क्या रिबूट पावर उसे रोक नहीं सकती? हान सेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। बेशक गॉड कैस पार्टी लीडर बहुत ताकतवर थी, लेकिन उसे फिर भी रिबूटिंग शक्तियों की सनक के आगे झुकना ही था। इसका इस्तेमाल किन शियू के खिलाफ क्यों नहीं किया जा सकता था? यही बात हान सेन को उलझन में डाल रही थी। क्या कैस ने तुम्हें नहीं बताया कि किन शियू में रिबूट क्लास गॉड स्पिरिट के जीन है? गॉड ने जो कहा उससे हान सेन हैरान रह गया। क्या किन शियू में वाकई रिबूट क्लास गॉड स्पिरिट जीन है? उसके पास कौन सा रिबूट क्लास गॉड स्पिरिट जीन है? हान सेन पूरी तरह से चौंक गया। वह केवल 2 रिबूट गॉड स्पिरिट्स को जानता था। उनमें से एक बाओ एर के पिता थे, दूसरे गॉड हॉल लीडर गॉड थे जो उस समय उनके सामने थे। अगर किन शियाओ में रिबूट क्लास गॉड स्पिरिट जीन होता तो 90% संभावना थी कि किन शियाओ में जो जीन था वह उसके सामने मौजूद जीन नहीं था। इससे एक विकल्प छूट गया, यानी सिर्फ एक ही संभावना बची। हान सेन को इस तरह का अंदाजा लगाना थोड़ा हैरान करने वाला लगा। अगर किन शियू में पिछले गॉड हॉल लीडर के जीन्स थे तो इसका क्या मतलब हो सकता है? हान सेन को लगा जैसे उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। क्या कैस ने तुम्हें किन शियू के बारे में नहीं बताया? भगवान आश्चर्यचकित दिखे। हान सेन ने कहा, उसने मुझे बताया कि किन शियू मानव अल्फा था, जो वो वे दाव अल्फा भी था। ये सही है, लेकिन ह्यूमन अल्फा खुद। इतना कहकर गॉड ने बोलना बंद कर दिया। उसने हान सेन की तरफ देखा और कहा, अगर कैस ने तुम्हें नहीं बताया तो मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। हान सेन के माथे पर कई झुर्रियां उभर आईं।
वह बहुत निराश था और भगवान के चेहरे पर पैर रखना चाहता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सिर्फ ये जानने के लिए कोई सामाजिक मुलाकात तो नहीं हो सकती कि मैं कैसा हूँ? हान सेन ने भगवान की तरफ देखा। वह बहुत नाराज लग रहे थे। हम दोस्त हैं। मैं तुम्हारे साथ कभी क्रूरता नहीं करूंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि बाओ एर कैसी है। अगर किन शियू ने अपना आखिरी कदम उठाया और जीनो टैबलेट पर कब्जा कर लिया तो यह विनाशकारी होगा। हमें बाओ एर की जरूरत पड़ेगी। किन शियू असल में क्या चाहती है? हान सेन को समझ नहीं आया। उसे असल में पता नहीं था कि किन शियू क्या चाहती है। भगवान ने आह भरी और कहा, मैं उसके पेट में पल रहा कीड़ा नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रहा है। उसके वर्तमान व्यवहार को देखते हुए मैं कहूंगा कि वह ब्रह्मांड को फिर से चालू करना चाहता है। ब्रह्मांड को रीबूट करो, इसका उससे क्या लेना देना है? हान सेन को समझ नहीं आया। पिछली बार पूर्व गॉड हॉल लीडर ने अपना बलिदान देकर ब्रह्मांड को पुनः सक्रिय कर दिया था। सौभाग्य से गॉड कैश पार्टी के उदय को रोकने के अलावा कुछ भी वास्तव में भयानक नहीं हुआ। ईश्वर ने कहा, साधारण सार्वभौमिक रीबूट ब्रह्मांड को उसके मूल बिंदु पर वापस लाने का एक तरीका है। ये जीनो टैबलेट के रीबूट होने जैसा है। ये वास्तव में अंतरिक्ष को विकृत नहीं करेगा, लेकिन किन शियू के पास जीनो प्रोटोटाइप कवच है। इसके अलावा उसके पास रीबूट करने की शक्तियां भी है। उसके पास जीनो टैबलेट की शक्ति भी है। हो सकता है कि वह वास्तव में ब्रह्मांड के अंतरिक्ष को उलट सके और उसे उस क्षण पर वापस ला सके जो किन शियू चाहता है। हान सेन चौंक गया। उसे कुछ समझ आ गया था, इसलिए उसने पूछा, क्या किन शियू ब्रह्मांड को उल्टकर सब कुछ वापस उसी स्थिति में पहुंचाना चाहता है जहां वान एर की मृत्यु हुई थी? शायद। किन शियू का वानर के साथ रिश्ता बहुत गहरा है, ईश्वर ने कहा। उसके मन में उसके लिए सच्ची भावनाएं हैं। वानर के प्रति उसकी भावनाओं के अलावा जब किन शियू मानव अल्फा था तब एक बहुत बड़ी बुरी घटना घटी थी। इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि वो ब्रह्मांड को और कितना पीछे ले जाना चाहता है। अगर किन शियू सफलतापूर्वक समय को उलट दे तो क्या होगा? हान सेन ने पूछा। ईश्वर ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया है। सिद्धांततः ये संभव नहीं होना चाहिए क्योंकि समय और स्थान की एक रेखा होती है। अगर यह मौजूद है तो हमेशा एक निशान मौजूद रहता है। चीजें कभी भी वैसी नहीं हो सकती जैसी वे पहले हुआ करती थी। अगर हमारे पास रीबूट क्लास गॉड स्पिरिट रीबूट पावर भी हो तो भी यह ब्रह्मांड को उसके मूल में वापस लाएगी। ये वास्तव में समय और स्थान का उल्टाव नहीं है। एक क्षण रुकने के बाद ईश्वर ने कहा, अगर यह सचमुच सफल होता है तो दो संभावनाएं हैं। पहली, जब समय पुनः आरंभ होगा तो समय और स्थान के सारे चिन्ह मिट जाएंगे। उसके बाद जो कुछ भी होगा वो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। हान सेन को दूसरी संभावना में ज्यादा दिलचस्पी थी। पहली संभावना तो सामान्य सी लग रही थी, वह भी इसका अंदाजा लगा पा रहा था। दूसरी संभावना शायद कहीं ज्यादा बुरी है, ईश्वर ने कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि समय और स्थान का उल्टाव कर्म के नियमों को धोखा देता है। यह एक बुनियादी नियम है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। जो अस्तित्व इस कारण शक्ति को धोखा देते हैं वे मिट जाते हैं। हान सेन को कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर सोचने के बाद अचानक उसे ठंडा पसीना आ गया। हान सेन का चेहरा देखकर ईश्वर समझ गया कि वह आदमी अब क्या कह रहा है। उसने गंभीरता से कहा, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने सोचा था। अगर दूसरी स्थिति आए तो दुनिया का अंत हो जाएगा, सब कुछ शून्य हो जाएगा और इसमें तुम और मैं भी शामिल होंगे। हान सेन ने भगवान की ओर देखा और पूछा, यदि आप ये जानते थे तो आपने किन शियू को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं चाहता था? मैं ईश्वर हूं। मैं ईश्वर भवन का स्वामी हूं। लेकिन मैं जो भी करता हूं वह नियमों के अनुसार ही होता है। किन शियू जो करता है वह नियमों के बाहर है। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? ईश्वर कड़वे लग रहे थे। क्या कोई और रास्ता नहीं है? हान सेन ने भौहें चढ़ाई। भगवान ने हान सेन को गंभीरता से देखते हुए कहा, हाँ, हमें आखिरी कदम उठाना होगा और नियमों से आगे बढ़ना होगा। अगर हम किन शियू को हरा देते हैं तो वह ब्रह्मांड को फिर से शुरू नहीं कर पाएगा। मैं नहीं चाहता कि बावर इतनी जिम्मेदारी ले। हान सेन ने अपना सिर हिलाया। मैंने यह नहीं कहा कि हमें बावर का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा था कि हमें तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहिए। ईश्वर के शब्दों ने हान सेन को चौंका दिया। क्या आपने अभी नहीं कहा था कि केवल बाओ एर ही किन शियू से लड़ सकता है? हान सेन ने भ्रमित भाव से भगवान की ओर देखा। सैद्धांतिक रूप से यह सही है। जीन के दृष्टिकोण से केवल बाओ एर ही किन शियू से लड़ सकता है।
ऐसा कोई तीसरा प्राणी नहीं है जिसके जीन इतने अच्छे हों। हान सेन जानता था कि ईश्वर को और भी कुछ कहना होगा। वो चुप रहा ताकि आगे बोल सके। ईश्वर ने आगे कहा, हर चीज का एक अपवाद होता है। हो सकता है कि तुम भी ऐसी ही एक दुर्घटना हो। हान सेन ने गॉड हॉल लीडर की ओर देखा और पूछा, इसकी क्या संभावना है? अब तक मैंने ऐसा मौका नहीं देखा। भगवान के जवाब से हान सेन के माथे पर तनाव की रेखाएं उभर आईं। भगवान मुस्कुराए, उन्होंने हान सेन के कंधे पर थपथपाया और कहा, अगर मुझे कोई मौका मिल जाए तो वह संयोग नहीं होगा। इसलिए बस कोशिश करके देखो। हो सकता है कि तुम इतने भाग्यशाली हो जाओ कि तुम्हें 1 अरब में से एक मौका मिल जाए। अगर तुम असफल भी हो गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ही मरोगे, मैं नहीं। हान सेन अवाक रह गया। उसे लगा जैसे भगवान उसे गुस्सा दिलाने ही वहां आए हों। ठीक है, मुझे जाना चाहिए। भगवान मुड़े और जाने के लिए तैयार हो गए। क्या तुम बस बैठे रहोगे और परिणाम का इंतजार करोगे? हान सेन को विश्वास नहीं था कि परमेश्वर चुपचाप बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे और हर चीज का भाग्य दूसरों के हाथों में सौंप देंगे। मैं अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूं। शायद मैं ही भाग्यशाली निकलूं। भगवान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे मुस्कुराए, फिर उनका शरीर अदृश्य हो गया। हान सेन हैरान रह गया। भगवान ने तो बड़े आराम से कहा था, लेकिन हान सेन को इस बात का बुरा लग रहा था। भगवान को जाते हुए देखकर हान सेन हैरान रह गया। उसने सिर हिलाया। इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचना बेकार है। मुझे बस खुद से ज्यादा जुड़ने की जरूरत है। हान सेन ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों को ढूंढता रहा। वह चाहता था कि उसके ब्रेक वर्ल्ड की संख्या 100 तक पहुंच जाए, ताकि देख सके कि क्या उसके सुपर गॉड स्पिरिट मोड में कोई सकारात्मक बदलाव आ सकता है। कुछ ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों को मारने के बाद हान सेन ने सोचा कि उसके ब्रेक वर्ल्ड जीन की संख्या 100 तक पहुंच जाएगी, लेकिन नतीजों ने उसे हैरान कर दिया। जब उसकी ब्रेक वर्ल्ड जीन संख्या 99 तक पहुंच गई तो उसने 2 और ब्रेक वर्ल्ड जीन खा लिए। हालांकि इनसे उसकी ब्रेक वर्ल्ड जीन संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इन ब्रेक वर्ल्ड जीन्स की ब्रेक वर्ल्ड दर पर्याप्त नहीं है? क्या अंतिम ब्रेक वर्ल्ड जीन को बस और ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है? हान सेन को पता नहीं था, इसलिए उसे ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों की तलाश जारी रखनी पड़ी। उसने कुछ और ब्रेक वर्ल्ड जीन निगल लिए, लेकिन हर बार नतीजा एक जैसा ही रहा। उसे और कोई ब्रेक वर्ल्ड जीन नहीं मिला। हान सेन सोच रहा था कि उसे ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों का शिकार करना छोड़ देना चाहिए या नहीं। जब उसने अगले ब्रेक वर्ल्ड जानवर को मारा तो ब्रेक वर्ल्ड जीन निगलने के बाद उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। दुनिया को तोड़ने वाला जीन +1। हान सेन खुश था। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, उसने एक और आवाज सुनी। विकास की आवश्यकता पूरी हो गई है। सुपर गॉड स्पिरिट मोड विकसित हो रहा है। अगले ही पल हान सेन का सुपर गॉड स्पिरिट मोड शुरू हो गया। वो एक आत्मा शरीर में बदल गया। इस बार उसका सुपर गॉड स्पिरिट शरीर अलग था। उसके सुपर गॉड स्पिरिट शरीर के अलावा चारों जीनों आर्ट्स दौड़ने लगे। हान सेन को लगा कि चारों जीनों कलाओं की शक्ति बदलने लगी है। ब्रेक वर्ल्ड की गति बढ़ रही थी और उसका शरीर बदल रहा था। ये प्रभाव उसके सुपर गॉड स्पिरिट शरीर को प्रभावित कर रहे थे। अतीत में महादेव आत्मा शरीर अपनी मनमानी करता था। वो अन्य शक्तियों के साथ संयोजन नहीं करता था। वो अन्य शक्तियों से प्रभावित नहीं होता था। इस बार सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी को ऐसा लगा जैसे वो संक्रमित हो गई हो। स्पिरिट बॉडी की स्थिति में ठोस बदलाव दिखाई दिए। रक्तनाली सूत्र वहां मौजूद था और उसने महादेव आत्मा शरीर के रक्त को ठोस बना दिया। अब वह सिर्फ एक खाली आत्मा शरीर नहीं रह गया था। जहां भी जेड स्किन की शक्ति पहुंची, वहां बर्फ की जैड जैसी त्वचा प्रकट हो गई। डोंगशुआन सूत्र जहां भी पहुंचा, आत्मा रूपी शरीर का हर इंच बदलता हुआ प्रतीत हुआ। जीन की शक्ति की कहानी ने आत्मिक शरीर को शरीर के और करीब ला दिया। हान सेन को अपने शरीर में बहुत ज्यादा खुजली महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जख्म नए मांस के बनने से पपड़ीदार हो गया हो। दर्द तो नहीं हुआ, पर बहुत बुरा लगा। उसे पूरे शरीर में खुजलाने का मन कर रहा था। हान सेन जानता था कि वह अभी चीजों को खरोंच नहीं सकता। अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो वह अपने शरीर के विकास की प्रक्रिया में बाधा डालेगा। उसे अपनी इच्छाओं का दमन करना था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर पर अनगिनत कीड़े रेंग रहे हों। उसके शरीर पर मांस उग रहा था, यहां तक कि उसकी हड्डियां भी दिखाई दे रही थीं। अगर कोई अभी हान सेन का चेहरा देख लेता तो उसे झटका लग जाता। हान सेन आधा इंसान और आधा आत्मा था। वो बेहद अजीब लग रहा था। वो नर्क से आया कोई राक्षस लग रहा था। समय बीतता गया। सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी का आत्मिक शरीर एक साधारण इंसान के आकार में वापस आ गया। वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था।
हान सेन को अब भी पता था कि वो सुपर गॉड स्पिरिट मोड में है। उसने उस मोड को कभी नहीं छोड़ा। पहले की तुलना में हान सेन पहले से कहीं ज्यादा आजाद महसूस कर रहा था। जब वह अपने सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी का इस्तेमाल करता था तो उसके शरीर पर कई बोझ पड़ जाते थे। अब वो एहसास गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर हमेशा से ऐसा ही होना चाहिए था। जब उसके शरीर का विकास पूरा हो गया तो हान सेन को आराम महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसके शरीर में कुछ अलग हो गया है, हालांकि कोई अंतर नहीं था। उसने अपनी जानकारी देखी। हान सेन, सुपर गॉड बॉडी, कोई नहीं। जीवन काल 3246 वर्ष। हान सेन जम गया था। अभयारण्यों के सभी मनुष्यों के पास सुपर गॉड का शरीर था, लेकिन उसका सुपर गॉड शरीर एक सुपर गॉड स्पिरिट का शरीर था। विकसित होने के तुरंत बाद उसका सुपर गॉड शरीर शून्य हो गया था। हान सेन ने अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि उसका शरीर अब उसके सुपर गॉड शरीर का उपयोग करने में असमर्थ था। हे भगवान, ये सब कितना अजीब है। मतलब, ये कैसे हो सकता है? मेरा शरीर अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त क्यों हो गया है? मुझे लगने लगा है कि मैं अपने शरीर को जितना आगे ले जाऊंगा और जितना ज्यादा विकसित होऊंगा उतना ही पीछे जाऊंगा। क्या मैं अपनी सीमा से इतना आगे निकल गया हूं कि मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ रही है? हान सेन उलझन में था। हान सेन ने अपनी जीनो कला का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा भयानक लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर एक असली, औसत शरीर बन गया हो। वो इतना धीमा था कि उसे अपने शरीर की हलचल का एहसास ही नहीं हो रहा था। क्या हो रहा है? हान सेन चौंक गया। उसने कुछ और जीनो आर्ट आजमाए, लेकिन सब कुछ वैसा ही था। चाहे उसने कोई भी जीनो आर्ट इस्तेमाल किया हो, उसके शरीर में कोई एहसास नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर बस एक पत्थर है जो काम नहीं करता। हान सेन स्पेस गार्डन की ओर वापस चला गया। उसका शरीर तेज नहीं चल रहा था। वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह था। वो किसी भी औसत व्यक्ति से ज्यादा तेज नहीं था। दौड़ते समय उसे थकान महसूस नहीं हुई। वो बिना शर्माए बेस तक दौड़ता रहा। उसकी सांस नहीं फूली, नहीं वो हौंफ रहा था। कुल मिलाकर उसे थकान महसूस नहीं हुई। मिस्टर वाइट, मुझे ये देखने में मदद करें कि मेरे शरीर के साथ क्या हुआ। हान सेन ने मिस्टर वाइट को ढूंढा। मिस्टर वाइट ने हान सेन की तरफ देखा और अजीब अंदाज में कहा, तुम्हारे शरीर की हालत देखकर मैं कहूंगा कि तुम ठीक हो। तुम्हें क्या हुआ है? मैं अब अपनी शक्तियों को महसूस नहीं कर सकता। हान सेन ने मिस्टर वाइट को बताया कि क्या हुआ था। मिस्टर वाइट ने हान सेन को लिटा दिया। उन्होंने हान सेन के शरीर का निरीक्षण किया और बताया कि उसका शरीर ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या नहीं है तो मैं अपनी शक्तियों को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूं? हान सेन बहुत उदास था। वो एक ऐसे जादूगर की तरह था जिसके पास कोई तत्व नहीं था। वो अपनी महाशक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ये बहुत बुरा लग रहा था। मिस्टर वाइट ने एक पल सोचा और हान सेन से कहा, मुझे इस बारे में और सोचने दो। जवाब देने से पहले मुझे इस बारे में सोचने दो। तुम हान यूफेई के पास जाओ और उसे तुम्हारे पूरे शरीर की जांच करने दो। हान सेन के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने वैसा ही किया। वो हान यूफेई से मिलने गया। हान यूफेई ने हान सेन की पूरी कहानी सुनी, जिसमें मिस्टर वाइट की परिकल्पना भी शामिल थी। ये सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। वो हान सेन को घसीटकर प्रयोगशाला में ले गई। हान सेन का दिल धड़क उठा। उसे बहुत बुरा लगा। उसने हान यूफेई के चेहरे की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसे हर तरह की अजीब यातना से गुजरना पड़ेगा। मुझे चेकअप नहीं करवाना। हान सेन जाने की इच्छा से मुड़ा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। हान यूफेई ने सफेद लैब दस्ताने पहन लिए। उसने हान सेन की तरफ मुस्कुराकर देखा और उसे लैब में खींच लिया। आमतौर पर हान सेन आसानी से टेलीपोर्ट हो सकता था। हान यूफेई उसे पकड़ नहीं पाता। इस दिन उसे अपनी शक्तियों का एहसास नहीं हो रहा था। वह एक आम इंसान जैसा था। वह भाग नहीं सकता था। हान यूफेई उसे तुरंत प्रयोगशाला में घसीट ले गया। अजीब। हान यूफेई ने हान सेन को तरह तरह से देखा। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें चमकने लगी। उसने लैपटॉप पकड़ा हुआ था और स्क्रीन पर दिखाई देने वाले आंकड़े लगातार पढ़ रही थी। हान सेन परीक्षण कक्ष से बाहर आया और हान यूफेई से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें ऐसा क्या मिला जो इतना अजीब है? हान यूफेई की खोज उतनी डरावनी या चिंताजनक नहीं थी जितनी हान सेन ने सोची थी। वो तो बस सामान्य परीक्षण कर रही थी। ज्यादातर उसने बस उसके शरीर और खून से नमूने लिए थे। हान यूफेई ने जांच के नतीजे देखे और कहा, आपका शरीर ठीक है, कोई समस्या नहीं लगती। अगर सब ठीक है तो मैं अब अपनी शक्तियों को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूं? हान सेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा।
हान यूफेई ने अपना सिर उठाया। उसने हान सेन के शरीर को दिलचस्पी से देखा। यही समस्या है, तुम्हारे शरीर का सब कुछ सामान्य है। ये बहुत सामान्य है, यही समस्या है। क्या तुम कुछ ऐसा कह सकते हो जो मैं समझ सकूं? हान सेन के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। ये कैसा रहेगा? आपका शरीर जीनो ब्रह्मांड से आए किसी ऐसे इंसान जैसा है जो अभी अभी यहां आया है। फिटनेस का स्तर और डेटा सब बहुत ही साधारण, औसत स्तर पर है। इस मानक के अनुसार आप ब्रह्मांड के किसी भी प्राणी के सबसे निचले स्तर पर है। कोई भी प्राणी जो अभ्यास करेगा वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। उसके बाद हान यूफेई ने हान सेन के सिर पर हाथ रखा और उसके गालों को दबाया। ऐसा करते हुए उसने कहा, मैंने तुम्हारे शरीर पर कुछ साधारण दबाव परीक्षण किए हैं। दबाव परीक्षणों के परिणाम मुझे बता रहे हैं कि तुम्हारा शरीर भी सामान्य है। कोई बदलाव नहीं आया। सभी परीक्षणों में कोई बदलाव नहीं दिखा। अगर मैंने मशीन की दोबारा जांच नहीं की होती और मुझे कोई समस्या नहीं मिली होती तो मुझे लगता कि मशीन खराब हो गई है और सारे आंकड़े और परीक्षण के परिणाम बकवास हैं। डॉक्टर, जरा खुद को देखिए। आप कोई अजीबोगरीब वैज्ञानिक हैं जो दिन भर टेस्ट ट्यूब और लैपटॉप से घिरे रहते हैं और बेतुके आंकड़े दिखाते रहते हैं। हालांकि मैं रोमांचित महसूस कर रहा हूं, शायद लगभग विशेषाधिकार प्राप्त, कि आप मेरी बुद्धिमत्ता को इतना महत्व देते हैं कि मैं आपकी लगातार घिसी पिटी बातों को समझ सकता हूं। लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मुझे आपकी बातों का जरा भी अंदाजा नहीं है। तो थोड़ा धीमा करके और चीजों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझाने के बारे में क्या ख्याल है? इन सब का क्या मतलब है? हान सेन को ये बात समझ नहीं आई। हान यूफेई ने हान सेन की छाती की मांसपेशियों को छुआ। आग सी जलती आंखों से उसने कहा, देखिए, एक इंसान का औसत तापमान लगभग 98.6 होता है। वातावरण के तापमान के अनुसार आपका शरीर समायोजित हो जाता है। हर कोई समायोजित हो सकता है, लेकिन शरीर की एक सीमा होती है। अगर आपका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपका शरीर काम करना बंद कर सकता है। आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। हालांकि आप अपना तापमान बनाए रखते हैं। हालात कितने भी खराब क्यों न हो, आपकी हालत बनी रहती है। ये बहुत चौंकाने वाला है। हान यूफेई ने कहा, हमें ये पुष्टि करने के लिए कुछ और जोरदार दबाव परीक्षण करने होंगे कि आपका स्तर कितना है। उसके बाद हम कोई फैसला ले पाएंगे। हान सेन की आंखें चमक उठी। क्या आप कह रहे हैं कि मेरे शरीर पर पर्यावरणीय कारकों का कोई असर नहीं पड़ता? क्या इसका मतलब है कि कोई भी शक्ति मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती? हान यूफेई ने अपना सिर हिलाया। मेरे सिद्धांत के अनुसार हाँ। मेरे परीक्षणों से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर यह सिद्धांत जैसा नहीं है। कभी कभी आपका शरीर बहुत स्थिर होता है, कभी कभी ये बहुत सामान्य होता है। आपके परीक्षण के परिणामों के अनुसार यदि कोई ब्रेक वर्ल्ड का जानवर आपको काटने की कोशिश करता है तो आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन जब मैं आपकी त्वचा और आपके गुप्तांग में सुई चुभोता हूं तो ये सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। क्या ये सिर्फ मेरा शरीर ही समायोजन की स्थिति में है? हान सेन ने पूछा। हान यूफेई ने जवाब दिया, ये संभव है, लेकिन मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता। अधिकतम और न्यूनतम में बहुत ज्यादा अंतर होता है। आमतौर पर इसमें ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हान यूफेई हान सेन को एक दूसरी प्रयोगशाला में ले गई। वह आगे बढ़ी और बोली, इस चीज में और सटीकता लाने के लिए मुझे और डेटा चाहिए। चलो हम अपने परीक्षण जारी रखते हैं। हान सेन उसे मना करना चाहता था, लेकिन हान यूफेई को इसकी परवाह नहीं थी। वो उसे घसीटकर प्रयोगशाला में ले गई। हान सेन को एक परीक्षण कक्ष में धकेल दिया गया। उसने देखा कि कई यांत्रिक भुजाएं उसकी ओर आ रही हैं। उन सभी के हाथ में तरह तरह के औजार और सुइयां थीं। हान यूफेई, क्या तुम अपने शोध के लिए मुझे चीर डालोगे? इतनी सारी मशीनें देखकर हान सेन के सिर में खुजली होने लगी। चिंता मत करो, जीवित परीक्षण विषय हमेशा मृत परीक्षण विषयों से बेहतर होते हैं, हान यूफेई ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने मशीनों को चलाया और उन्हें हान सेन के शरीर के और भी करीब ला दिया। हान सेन को अपनी त्वचा में सुई चुभती हुई महसूस हुई। उसे लगा जैसे एक से ज्यादा सुई चुभ रही हो। दर्द ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे काफी निराशा हुई। अचानक हान सेन के रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर अकड़ने लगा। वो अचानक एक अजीब सी शक्ति से फटा जिससे सारी मशीनें और यांत्रिक उपकरण उड़ गए। पूरा परीक्षण कक्ष फट गया। सारा तरल पदार्थ और सामान के टुकड़े इधर उधर बिखर गए। हान यूफेई, तुम कोई परीक्षा ले रहे हो या मुझे धोखा दे रहे हो? हान सेन ने हान यूफेई को घूरा। उसे लगा जैसे किसी पुरुष के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से में सुई घुस गई हो। उसके शरीर ने प्रतिक्रिया की और उसमें विस्फोट की शक्ति थी जिससे सब कुछ नष्ट हो गया। हान यूफेई ने अपना छाता नीचे रख दिया जिससे उसने खुद को उस गंदगी से बचाया था।
उसने जमीन पर पड़े टुकड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें थोड़ी उत्तेजना नहीं दी होती तो मैं कैसे बता पाती कि तुम्हारे शरीर में कोई समस्या है या नहीं। अब जब तुम ठीक हो तो हम साबित कर सकते हैं कि तुम्हारी शक्ति अभी भी तुम्हारे अंदर है, तुम्हें बस उसे महसूस करने में दिक्कत हो रही है। हान सेन चौंक गया। उसने मशीन के पुर्जों, मुड़ी हुई सुइयों और ड्रिलों को देखा। फिर उसने अपने शरीर को देखा। पहले तो वो बस शिकायत ही कर रहा था। उसने ज्यादा सोचा नहीं था। उसके शरीर को यूं ही इतनी शक्ति नहीं छोड़नी चाहिए थी। पहले जो कुछ भी हुआ उससे कुछ ऐसी शक्ति निकली जो उसके शरीर की क्षमता से बाहर थी। वो इसे फिर से महसूस करना चाहता था, लेकिन वो अब उस शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहा था। अजीब है, मेरे शरीर में क्या गड़बड़ है? क्या मुझे ये शक्ति सिर्फ तभी मिलती है जब मुझे कुछ रोमांचक महसूस होता है? ये बहुत अजीब है। ये किसी पौराणिक शरीर प्रकार जैसा है। हान सेन ने उदास होकर अपने शरीर को देखा। जवाब जानना बहुत आसान है, हान यूफेई ने कहा। हमें जांच जारी रखनी चाहिए। खांसी, खांसी, शायद अगली बार। अभी तो मैं व्यस्त हूँ, बाद में आऊंगा। अपने गुप्तांगों में दर्द देखकर हान सेन ने तुरंत हान यूफेई को मना कर दिया। हान यूफेई ने उससे चाहे जो भी कहा हो, वो उसके साथ और कोई टेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने कपड़े पहने और चला गया। हालांकि हान सेन के लिए दर्द बहुत बुरा नहीं था, लेकिन ये बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा था। अगर मुझे बस रोमांच चाहिए तो मैं अपने परीक्षण खुद कर सकता हूँ। मुझे उस शैतान की जरूरत नहीं है। हान सेन प्रयोगशाला से भाग गया क्योंकि वह पागल वैज्ञानिक हान यूफेई से डरता था। हान सेन को भागते देख हान यूफेई ने उसका पीछा करने की योजना नहीं बनाई। उसने अपनी हथेली खोली और एक टूटी हुई सुई पकड़ ली। सुई में मौजूद पदार्थ से हान यूफेई के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। प्रयोगशाला से निकलते ही हान सेन सीधा जीरो के पास गया। उसने सोचा, उत्तेजना चाहना आसान है, मुझे जीरो से कहना चाहिए कि वो मुझे कुछ बार काटे।